नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल जुगल टेक्निकल में हार्दिक स्वागत है। मैं जुगल राठौर। साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे यूडाइस प्लस जो शैक्षणिक सत्र यानी कि अकादमिक ईयर 26-27 है। इसमें स्कूल प्रोफाइल एंड फैसिलिटी मॉड्यूल बनना शुरू हो चुका है। यानी कि आपको स्कूल प्रोफाइल एंड फैसिलिटी मॉड्यूल यानी कि उसके सभी डीसेप आपको ऑनलाइन करने फिल करने किस प्रकार करना है, उसकी पूरी प्रोसेस क्या रहने वाली है, पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो पूरा वीडियो आपको देखना है क्योंकि पूरी जानकारी आपको पूरे वीडियो में मिलने वाली है। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूं। तो शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको अपना ब्राउजर ओपन करना है और ब्राउजर में आपको यूडाइस प्लस लिखकर सर्च करना है। देखिए, इस प्रकार से लिखेंगे और सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पर पहला लिंक यूडाइस प्लस जो .government.in है उसका मिल जाता है। इसी पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसमें आपके सामने जो यूडाइस प्लस पोर्टल है वो ओपन हो जाएगा। जैसे आप ओपन करेंगे तो यहाँ पर ऊपर ही आपको लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल्स का ऑप्शन मिल जाता है। इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले तो आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना होगा, यानी कि जो भी आपका स्टेट है वो सेलेक्ट कर लेंगे। देखिए, सभी स्टेट के यहाँ पर ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। उदाहरण के रूप में मैं आपको कोई सा भी यहाँ पर स्टेट बता देता हूँ। जैसे कि आपका कोई भी स्टेट हो सकता है। इस पर आपको क्लिक कर देना है गो पर। जैसे आप गो पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए, अब आपको जो भी लॉगिन करना है वो आप यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं। यूडाइस कॉमन लॉगिन कैसे करना है इसका भी मैंने अलग से पूरा वीडियो बनाया था, जिसमें सारे मॉड्यूल आप एक साथ लॉगिन कर सकते हैं। या मान लीजिए आपको प्रोफाइल एंड फैसिलिटी मॉड्यूल लॉगिन करना है, जिसके हम इस वीडियो में पूरे में बात करने वाले हैं कि प्रोफाइल एंड फैसिलिटी मॉड्यूल आपको कैसे कंप्लीट फिल करना है, पूरा भरना है। पूरी जानकारी आपको पूरे वीडियो में मिलेगी। तो देखिए, आपको लॉगिन करना है तो इसी लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको लॉगिन करना है, यानी कि साइन इन करना है। तो देखिए, आप यहाँ पर यूजर नेम में आपके यूडाइस के नंबर डालेंगे, पासवर्ड जो भी हैं आपके वो आप यहाँ पर फिल करेंगे और कैप्चा फिल करेंगे। अगर मान लीजिए आप पासवर्ड भूल गए तो फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन भी आपको मिल जाता है। यहाँ से पासवर्ड को भी फॉरगेट आप कर सकते हैं। यानी कि आपको यहाँ पर आईडी और पासवर्ड डालकर लॉगिन करना है। देखिए, एक बार मैं यहाँ पर फिल कर लेता हूँ। तो देखिए, मैंने यहाँ पर आईडी और पासवर्ड फिल कर लिया है। अब आपको साइन इन पर क्लिक कर देना है। अब देखिए, जैसे आपने साइन इन पर क्लिक किया तो यहाँ पर अब आपके सामने जो आपका यूडाइस प्लस जो प्रोफाइल मॉड्यूल आपने ओपन किया है ये ओपन हो जाता है। देखिए, सबसे ऊपर ही ऊपर आपको भाषा का चयन भी मिल जाता है, यानी कि जिस भी भाषा में आप करना चाहते हैं वो भाषा आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। हिंदी, इंग्लिश या और भी अन्य यहाँ पर जो है भाषाएँ दे रखी है। मान लीजिए आप हिंदी में करना चाहते हैं, इंग्लिश में करना चाहते हैं, उसको सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद देखिए, यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो आपको नज़र आ जाएगी। जैसे कि देखिए, डाटा संग्रह करना है या उपयोगकर्ता पुस्तिकाएं हैं, ब्लॉक जिला एमएस की जानकारी आपको चेक करनी है तो यहाँ से करेंगे। उनसे आप संपर्क भी कर सकते हैं कोई दिक्कत होने पर। मास्टर डाटा हैं या प्रोफाइल वगैरह आपको देखनी है अपने विद्यालय की तो यहाँ से चेक कर लेंगे। अब देखिए, आपको जो डिटेल फिल करनी है, यानी कि स्कूल प्रोफाइल एंड फैसिलिटी मॉड्यूल कंप्लीट पूरा फिल करना है। तो देखिए, अगर आपको उपयोगकर्ता पुस्तिका जाननी है तो यहाँ से देख सकते हैं। और आपको डाटा संग्रह करना है, यानी कि जो डिटेल फिल करनी है। देखिए, एक बार मैं इसे इंग्लिश में भी आपको बता देता हूँ। देखिए, जैसे आप इंग्लिश पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अब आपके सामने देखिए डाटा कैप्चर है, यूजर मैनुअल है। तो इस प्रकार आपको यहाँ पर डिटेल्स नज़र आ जाएगी। अब देखिए, आपको डाटा कैप्चर करना है तो देखिए इसी ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ही ऊपर ही आपके सामने सारे डीसीएफ जो भी हैं वो आपको नज़र आ जाएंगे। नीचे आप चलेंगे तो देखिए, यहाँ पर आपको अकादमिक ईयर 26-27 जो चल रहा है और इसकी एंट्री भी शुरू हो चुकी हैं। देखिए, यहाँ पर पीछे आपको बता देगा डाटा एंट्री एक्टिव, यानी कि अब आप डाटा एंट्री कर सकते हैं। पहले ये इनएक्टिव थी, अब यहाँ पर डाटा एंट्री एक्टिव है। यानी कि आप यहाँ पर ही चेक कर लेंगे कि आपकी डाटा एंट्री एक्टिव है या इनएक्टिव है। अगर एक्टिव है तो आप फिल कर पाएंगे, इनएक्टिव है तो आप डाटा यहाँ पर फिल नहीं कर पाएंगे। अभी देखिए, सर्टिफिकेशन स्टेटस नोट सर्टिफाइड है। ओवरऑल स्टेटस की बात करें तो नीड्स अपडेशन, यानी कि सभी आपको यहाँ पर अपडेट करना है। देखिए, यहाँ पर सर्टिफिकेशन हिस्ट्री वगैरह आपको बता देगा। सर्टिफिकेशन डाटा स्नैपशॉट भी यहाँ से ले पाएंगे। अब देखिए, आपको यहाँ पर जो डिटेल फिल करनी है तो देखिए, यहाँ पर सारे डीसीएफ आपको नीचे ही मिल जाएंगे। देखिए, जैसे कि पहला डीसीएफ है 1.1 से 1.30 तक। देखिए, स्कूल जो सेक्शन डिटेल है जिसमें बेसिक स्कूल प्रोफाइल, लोकेशन, मैनेजमेंट, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन वो सारे आपको नज़र आएंगे। देखिए, ये ऑटोमेटिक यहाँ पर कंप्लीटेड है तो कंप्लीटेड आपको नज़र आ जाएगा, और अगर नहीं है तो आप इसको कंप्लीट करेंगे। इसके बाद देखिए, दूसरा डीसीएफ है 1.31 से 1.39 तक स्कूल अदर डिटेल्स। देखिए, नोट कंप्लीटेड है। इसी प्रकार आंगनबाड़ी, एसएमसी, एसडीएमसी की डिटेल है, एबिलिटीज हैं। और देखिए, यहाँ पर की परफॉर्मेंस जो इंडिकेटर्स हैं। सेक्शन बी है जिसमें स्कूल सेफ्टी एंड अदर पैरामीटर्स है। सेक्शन
सी है, जिसमें रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर जो भी खर्च आपने किया है। इसके बाद देखिए जो फिजिकल फैसिलिटीज़ हैं या इक्विपमेंट्स हैं या कंप्यूटर डिजिटल जो भी हैं, वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर दूसरे जो रिसिप्ट है उसमें मिल जाएगी। देखिए काफ़ी सारी डिटेल्स है, सारी डिटेल्स मैं आपको एक एक करके बताने वाला हूँ इस वीडियो में। पूरा वीडियो आपको इसलिए देखना ज़रूरी है। अब देखिए आपको यहाँ पर जो पहला रिसिप्ट फिल करना है उससे ही हम बात करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको अगर लैंग्वेज का इश्यू है तो आप चाहे तो हिंदी में भी कर सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश में हो सकता है आपकी दिक्कत हो। तो आप यहाँ पर जो भी लैंग्वेज है उसको सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मान लीजिए मैं हिंदी में ही आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए यहाँ पर पहला जो प्रपत्र हैं उसको आप फिल करने जा रहे हैं। ये पहले से ही फिल है, आप चाहे तो उसको चेक कर सकते हैं। तो इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे तो आपके स्कूल का नाम होगा, जिले का नाम, यूडाइस ब्लॉक का नाम है, स्कूल का प्रकार यानी कि श्रेणी वगैरह हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर अगर जो भी डिटेल्स है जैसे कि राजस्व ब्लॉक, गांव का नाम, ग्राम पंचायत का नाम, वो चेक कर लेंगे। इसके बाद देखिए आपका शहरी है तो शहरी हैं। इस प्रकार स्कूल का पता, पिन कोड, संकुल यानी कि CRC का नाम, विधानसभा क्षेत्र, संसदीय क्षेत्र, अक्षांतर, देशांतर वो भी आप चेक कर लेंगे। आपका जो अक्षांतर यानी कि लेटीट्यूड, लॉन्गिट्यूड जो भी हैं, ये GIS मैपिंग आपको करनी होती है यूडाइस की। वो कैसे करनी है उसका भी मैंने अलग से पूरा कंप्लीट वीडियो बनाया हुआ है। अगर वो वीडियो भी आप देखना चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सबके लिंक में दे देता हूँ, तो वहाँ जाकर आप कर सकते हैं, या आप हमारे चैनल पर सीधा भी सर्च कर सकते हैं। देखिए स्कूल संपर्क विवरण भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा, जो भी आपका भरा हुआ होगा। प्रधानाचार्य, प्रभारी की डिटेल्स नज़र आ जाएगी, प्रबंधन की, देखिए विद्यालय का वर्गन वगैरह सारी डिटेल्स आपको नज़र आ जाएगा। तो इनमें कोई भी चेंजेज वगैरह आपको करना है तो आपको ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट MIS से संपर्क करके आप इनको चेंजेज वगैरह करा सकते हैं, या आप स्कूल की जो भी प्रोफाइल वगैरह है उसमें भी चेंजेज वगैरह कर सकते हैं। अब देखिए आपको यहाँ पर दूसरा फिल करना है। देखिए 1.31 से 1.39 तक भाषा और अन्य चीज़ें यानी कि भाषा वगैरह की जानकारी आपको फिल करनी है, तो इस पर क्लिक करना है। अब देखिए आपको यहाँ पर भाषा और अन्य डिटेल फिल करनी है। तो देखिए यहाँ पर बात हम कर रहे हैं शैक्षणिक वर्ष 26-27 की, तो इसके अनुसार ही आपको डाटा फिल करना होगा। तो देखिए यहाँ पर पहला ऑप्शन आपको मिलता है, क्या स्कूल उच्च प्राथमिक स्तर पर कोई पूर्व व्यावसायिक पाठ्यक्रम प्रदान करता है। अब यहाँ पर आपका विद्यालय उच्च प्राथमिक है तो इसलिए इस प्रकार से पूछा जा रहा है, या मान लीजिए आपका उच्च माध्यमिक है या प्राथमिक है तो उसके अकॉर्डिंग आपसे यहाँ पर डिटेल पूछी जाएगी। तो आप देख लें जो भी आपका विद्यालय है। तो देखिए यहाँ पर पूर्व व्यावसायिक पाठ्यक्रम प्रदान करता है तो हाँ करना है, नहीं तो आपको नहीं पर टिक कर देना है। इसके बाद देखिए क्या स्कूल समय के बाद कोई कौशल प्रशिक्षण केंद्र आपके विद्यालय में चलता है तो हाँ करेंगे, नहीं तो आपको नहीं पर क्लिक कर देना है। क्या ये आवासीय स्कूल हैं। तो देखिए पूर्णतः आवासीय, आंशिक रूप से आवासीय, अनावासीय। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। देखिए जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, यानी कि कम्प्लीटली रेजिडेंटल हैं या पेटेंटली रेजिडेंटल हैं या नॉन रेजिडेंटल हैं। तो मान लीजिए आपका विद्यालय नॉन रेजिडेंटल है तो इस पर ही आपको टिक रहने देना है, क्योंकि यहाँ पर कुछ डिटेल आपकी ऑलरेडी फिल रहेगी, आपको सिर्फ चेक करना है और कुछ चीज़ें आपको फिल करनी है तो वो आप कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर यदि आप पूर्ण रूप से आवासीय या आंशिक रूप से आवासीय का ऑप्शन लेते हैं तो आपको यहाँ पर ऑप्शन भी मिलता है, जैसे कि मैं आपको उदाहरण के रूप में बता भी दे देता हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे साथियों की ये भी होगा। तो देखिए मान लीजिए मैंने यहाँ पर कम्प्लीटली रेजिडेंशियल लिया है, तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन खुल चुका है। आप सेलेक्ट पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपको बताएगा कि आश्रम है, देखिए नॉन आश्रम है, देखिए मॉडल स्कूल है, एकलव्य मॉडल स्कूल हैं, जवाहर नवोदय हैं, नेताजी सुभाष चंद्र स्कूल हैं। तो उस हिसाब से आपको ऑप्शन यहाँ पर ले लेना है। तो आपको इस प्रकार यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएंगे, तो आपको उसको सेलेक्ट कर लेना है। मान लीजिए हमारा तो नॉन रेजिडेंटल है तो उस पर टिक कर देंगे तो ऑप्शन ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्या यह पारी में चलने वाला स्कूल है, यानी कि पारी शिफ्टिंग में चलता है। देखिए यहाँ पर जो भाषा का थोड़ा सा इश्यू हो सकता है, क्योंकि इंग्लिश में यहाँ पर शिफ्ट होगा, तो यहाँ पर पारी में चलने वाला इश्यू है। तो देखिए पारियों वाला विद्यालय एक से अधिक पारी में संचालित होता है, तो जैसे प्रातःकालीन और अपराह्न। तो देखिए अगर मान लीजिए आपके विद्यालय में 2 पारियों में विद्यालय चलता है, प्रातःकालीन और अपराह्न वाली पारी, तो आप हाँ करेंगे, नहीं तो आपको नहीं पर टिक रहने देना है। इसके बाद देखिए क्या अधिकांश छात्रों को प्राथमिक स्तर पर उनकी मातृभाषा में पढ़ाया जाता है। तो जैसा कि अपनी जो नई शिक्षा नीति है, नई शिक्षा पॉलिसी है जो 2020, उसके अकॉर्डिंग सभी जो प्राथमिक स्तर पर जो पढ़ाया जाना है वो मातृभाषा में ही पढ़ाया जाना है। तो यहाँ पर आपको वहाँ पर क्लिक कर देना है, और अगर नहीं है तो आपके नहीं का भी ऑप्शन आप ले सकते हैं। इसके बाद देखिए नज़दीकी सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल, जो स्कूल की दूरी है, तो वो आपको उदाहरण के रूप में यहाँ पर बता भी रखा है कि अगर मान लीजिए 2.6 हैं तो यहाँ पर 2.6 आपको लिख देना है। देखिए
जैसे कि देखिए मान लीजिए कोई प्राथमिक विद्यालय है और आपके विद्यालय से 4 किमी दूर हैं तो आप यहाँ पर 4 लिखेंगे, 4.5 है तो 4.5 आपको लिख देना है। तो जो भी स्थिति है वो यहाँ पर फिल कर देंगे। उच्च प्राथमिक विद्यालय कितना दूर है, माध्यमिक स्कूल हैं तो वो कितना दूर है, नहीं है तो 0 कर देंगे। उच्च माध्यमिक स्कूल या कॉलेज वगैरह हैं तो वो आपके विद्यालय से कितना दूर है तो उसकी यहाँ पर किमी में आप फिल कर देंगे। ये ध्यान रखना है, आपको किमी में ही फिल करना है। इसके बाद देखिए स्कूल के रास्ते में सभी प्राकृतिक मानव निर्मित बाधाएं जैसे कि राजमार्ग, ट्रेन लाइन आदि के लिए छूट के बाद दूरी को पैदल दूरी के रूप में परिभाषित किया जाना है। तो देखिए क्या स्कूल तक सभी मौसम में पहुंचने योग्य सड़क है, यानी कि सभी मौसम में जो होते हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर सड़क हैं तो आप हाँ करेंगे, नहीं है तो नहीं कर देंगे। शैक्षणिक दिनों की संख्या पिछले शैक्षणिक वर्ष में के अकॉर्डिंग आपको लिखनी है, यानी कि आप यहाँ पर जो पिछला शैक्षणिक सत्र आपका निकला है, जैसे कि हम 26-27 की बात कर रहे हैं तो जो पिछला शैक्षणिक सत्र था 25-26 तो उसमें शैक्षणिक वर्ष में जो शैक्षणिक दिनों की संख्या थी वो कितनी थी तो वो यहाँ पर आपको फिल करनी है। तो देखिए जैसे कि राजस्थान के केस की बात करें तो जो पिछला शैक्षणिक सत्र था वो 31 मार्च को ही खत्म हो चुका है। तो 31 मार्च तक ही है आपको जो है दिनों की संख्या काउंट करनी है और यहाँ पर फिल कर देनी है। और मान लीजिए आपका स्टेट अलग है और वहाँ पर जो स्थिति है शैक्षणिक वर्ष की, शैक्षणिक दिनों की, तो उसके अकॉर्डिंग आपको फिल कर देना है। इसके बाद देखिए क्या स्कूल में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन लागू किया जा रहा है, यानी कि आपके विद्यालयों में CCE सतत एवं व्यापक मूल्यांकन यानी कि CCE SIQ के तहत चलता है तो आप हाँ करेंगे, नहीं चलता है तो आपको नहीं कर देना है। अब देखिए यदि CCE लागू किया जा रहा है तो क्या छात्रों को संचय रिकॉर्ड रखा जा रहा है, यानी कि आपके CCE चलता है तो हाँ करेंगे क्योंकि आप पोर्टफोलियो वगैरह रिकॉर्ड वगैरह रखते हैं। यदि हाँ तो क्या विद्यालय का संचय रिकॉर्ड माता पिता के साथ साझा किया जाता है, यानी कि उस रिकॉर्ड को आप अपने अभिभावकों को भी चेक करवाते हैं, दिखवाते हैं तो आप हाँ करेंगे, नहीं करते तो नहीं का ऑप्शन भी आपको मिल जाता है। इसके बाद आपको देखिए नीचे ऑप्शन मिल जाता है पीछे, यानी कि बैक का जमा करें, यानी कि सेव का जमा करें और अगला यानी कि सेव एंड नेक्स्ट का और अगला यानी कि नेक्स्ट का ऑप्शन आपको मिल जाता है। तो यहाँ पर आपको जो सारी डिटेल फिल करके जमा करें और अगला पर क्लिक कर देना है, यानी कि नेक्स्ट डिस्प्ले आपके सामने ओपन हो जाएगा। या सिर्फ आपको सेव करना है तो सेव पर क्लिक कर देंगे और सिर्फ आपको चेक करके अगला पे जाना है तो अगला का ऑप्शन भी आपको मिल जाता है। अब मान लीजिए हमें यहाँ पर इसको सेव करना है तो जमा करें और अगला पर क्लिक कर देना। इससे पहले आपको सारी डिटेल फिल कर लेनी है। तो देखिए जैसे आपने क्लिक किया तो आपकी डिटेल यहाँ पर सेव हो जाती हैं। अब आप देखेंगे तो दूसरा ऑप्शन आपके सामने यहाँ पर ओपन हो चुका है, यानी कि आंगनबाड़ी, SMC, SDMC और अन्य का ऑप्शन आपके सामने आ चुका है। यानी कि यहाँ पर जो हम भर रहे हैं 1.39 तक हमने पिछला भरा था तो 1.40 से 1.55 अब यहाँ पर आंगनबाड़ी की, SMC, SDMC की डिटेल आपको फिल करनी है। तो आपको शैक्षणिक वर्ष ध्यान रखना है जो भी शैक्षणिक वर्ष हैं। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 1.40 से 1.55 केवल सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों के लिए हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। यानी कि जो निजी विद्यालय हैं उनको यहाँ पर उनके लिए नहीं है तो यहाँ पर वो देख लेंगे, यानी कि यहाँ पर सरकारी और सरकारी सहायता जिनको मिलती है जो एडोक गवर्नमेंट के विद्यालय हैं तो वही यहाँ पर फिल करेंगे। अब देखिए क्या आंगनबाड़ी केंद्र स्कूल परिसर के अंदर स्थित है, अगर हैं तो आपको यहाँ पर हाँ करना है, नहीं तो नहीं पर क्लिक कर देना है। यानी कि समन्वित आंगनबाड़ी है तो हाँ कर देंगे, नहीं है तो नहीं पर क्लिक कर देंगे। अब आप हाँ पर क्लिक करते हैं तो देखिए स्थित आंगनबाड़ी केंद्रों की संख्या, यानी कि जो आंगनबाड़ी केंद्र स्थित है कितने हैं केंद्र हैं, 1 हैं या 2 हैं 3 हैं, वो आप यहाँ पर संख्या फिल कर देंगे। नहीं है तो आपका ऑटोमेटिक यहाँ पर ये ऑप्शन बंद हो जाएगा। देखिए जैसे कि मैंने यहाँ पर नहीं किया, ऑप्शन बंद हो चुका है, हाँ किया तो यहाँ पर ऑप्शन आपको मिल जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग देख लेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर आंगनबाड़ी केंद्र का कोड, आंगनबाड़ी केंद्र का नाम और आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चों की संख्या, लड़के और लड़कियाँ, वो आपको फिल करनी। अब मान लीजिए आपकी 1 आंगनबाड़ी है तो आपके 1 रो बन जाएगी, 2 हैं तो 2 आपको फिल करनी होगी, 3 है तो 3 आपको फिल करनी होगी। तो इस प्रकार आपकी जो संख्या आप यहाँ पर बता रहे हैं उसके अनुसार, जैसे कि देखिए यहाँ पर हमारे उदाहरण के रूप में 1 ही आंगनबाड़ी है तो 1 संख्या मैंने फिल कर दी है और 1 के अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पर डिटेल फिल कर लेनी है। यानी कि उसका क्या आंगनबाड़ी केंद्र का कोड जो भी होगा आप आंगनबाड़ी से पता कर लेंगे, नाम जो भी है वो पता कर लेंगे और लड़के लड़कियाँ वहाँ पर कितने हैं वो आप फिल यहाँ पर कर देंगे। इसके बाद देखिए क्या बाल वाटिका स्थित, यानी कि को लोकेटेड आंगनबाड़ी स्कूल में प्रारंभ की जा रही है, यानी कि आपके विद्यालयों में बाल वाटिकाएँ हैं चल रही है, जैसे कि PM श्री विद्यालयों में चल लागू हो चुके हैं या हो सकता है महात्मा गांधी विद्यालयों में हो या काफ़ी सारे विद्यालयों में भी अब यहाँ पर बाल वाटिकाएँ संचालित की जा रही हैं। यानी कि
प्राइमरी जो सेक्शन है वो चल रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको हाँ नाम में ऑप्शन लेना है। देखिए मान लीजिए आपके हाँ आप करते हैं तो हाँ पर आपको टिक करना है, नहीं है तो नहीं पर आपको टिक कर देना है। इसके बाद देखिए क्या कोई स्कूल से बाहर वाले बच्चे स्कूल में नामांकित हैं तो विशेष प्रशिक्षण ले रहे हैं, यानी कि कोई स्कूल से बाहर वाले बच्चे स्कूल में नामांकित है तो आपको हाँ करना है, नहीं है तो नहीं पर आपको टिक कर देना है। अब देखिए मान लीजिए आप हाँ करते हैं तो देखिए नामांकित स्कूल से बाहर के बच्चे स्कूल में विशेष प्रशिक्षण में भाग ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं तो हाँ करेंगे। और देखिए यहाँ पर और भी डिटेल आपको फिल करनी है। देखिए यहाँ पर अगर आप हाँ करते हैं तो आपको इनको यहाँ पर हाँ नाम में टिक कर देना है, अगर ले रहे हैं तो हाँ करेंगे, नहीं है तो नहीं पर आपको टिक कर देना है। देखिए जैसे कि अगर नहीं है तो नहीं पर टिक कर देंगे, मान लीजिए नहीं ले रहे तो नहीं पर टिक करेंगे और ये ऑटोमेटिक ऑप्शन बंद हो जाएगा। इसके बाद देखिए वर्तमान वर्ष में उपचारात्मक शिक्षण में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या, यानी कि जो वर्तमान सत्र हैं जो 26-27, यानी कि आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कुछ चीज़ें यहाँ पर पिछले सत्र की भराई जाएगी, कुछ चीज़ें यहाँ पर वर्तमान सत्र की भरवाई जाएगी, तो वो आप देख लेंगे। अब देखिए वर्तमान सत्र के उपचारात्मक शिक्षा में भाग लेने वालों की संख्या कितनी है वो फिल कर देंगे, नहीं लिया है तो 0 रहने देंगे। शिक्षा में सुधार वृद्धि के लिए कक्षाओं में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या कितनी है वो यहाँ पर फिल कर देंगे। गत शैक्षणिक वर्ष के दौरान स्कूल के दौरों का विवरण, अब यहाँ पर जो आपको स्कूल के दौरों का विवरण पर फिल करना है वो पिछले वर्ष का फिल करना है, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिए शैक्षिक निरीक्षणों की संख्या कितनी थी, देखिए सीआरसी समन्वय द्वारा दौरों की संख्या कितनी है, यानी कि जो सीआरसी यानी कि पीओ लेवल या डीडीओ लेवल पे जो आपके अधिकारी आते हैं क्लस्टर लेवल पर वो यहाँ पर फिल कर देंगे। और देखिए खंड स्तरीय अधिकारी यानी कि ब्लॉक लेवल के जो भी अधिकारी आते हैं, बीआरसी हो या बीओ सीबीओ जिसको भी हम बोलते हैं, का द्वारा कितनी संख्या है तो वो यहाँ पर फिल कर देंगे। और जिला राज्य स्तरीय अधिकारियों की संख्या कितनी है वो फिल कर देंगे। मान लीजिए 1 हो सकती है, 0 भी हो सकती है, तो आप जो भी स्थिति है उसके अनुसार फिल कर देंगे। इसके बाद देखिए एसएमसी का गठन, यानी कि अगर आपके विद्यालय में एसएमसी है तो एसएमसी के अकॉर्डिंग फिल कर देंगे, एसडीएमसी है तो एसडीएमसी के अकॉर्डिंग फिल कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर जो स्कूल प्रबंधन समिति यानी कि एसएमसी एसडीएमसी है उसका गठन आरटीए मापदंडों के अनुसार किया हुआ है तो हाँ करेंगे, नहीं किया हुआ है तो नहीं कर देंगे। मान लीजिए आपके हाँ करते हैं तो आपको क और ख देखिए ये फिल करना होगा, जिसमें देखिए पिछले शैक्षणिक वर्ष में आयोजित एसएमसी एसडीएमसी की बैठकों की संख्या कितनी है वो डिटेल आप अपने एसएमसी एसडीएमसी के रजिस्टर में देखकर यहाँ पर फिल कर देंगे। इसके बाद देखिए क्या एसएमसी एसडीएमसी में स्कूल विकास योजना तैयार की गई है, विकास योजना तैयार की गई है तो हाँ करेंगे, नहीं किया रखी है तो नहीं करेंगे। अगर आप हाँ करते हैं तो आपने कब किया है, मान लीजिए जैसे कि नया सत्र चल रहा है 2026 में आपने नई स्कूल विकास योजना बनाई है तो आपको यहाँ पर 2026 कर देना है। देखिए इस प्रकार यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्या स्कूल निर्माण समिति का गठन किया गया है, यानी कि निर्माण से कार्य से रिलेटेड समिति बना रखी है, अकादमिक समिति का गठन किया हुआ है, हाँ या नहीं में आपको जवाब देना है। अभिभावक अध्यापक संस्था का गठन किया गया है, यानी कि जो पीटीए होती हैं उसका भी गठन वगैरह आपने कर रखा होगा तो हाँ नाम में आपको जवाब देना है। और आपने कर रखा है तो देखिए पिछले शैक्षणिक वर्ष के दौरान आयोजित पीटीए बैठकों की संख्या, यानी कि जो पेरेंट्स टीचर जो मीटिंग होती हैं बैठकें होती हैं उनकी संख्या यहाँ पर फिल करनी है, उनकी संख्या लिख देंगे। इसके बाद देखिए क्या स्कूल सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली यानी कि PFMS के तहत पंजीकृत हैं, यानी कि सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली होती है उसके तहत रजिस्ट्रेशन है तो आपको हाँ करना है, नहीं तो नहीं पर आपको टिक रहने देना है। क्या स्कूल में बहु कक्षा कक्ष हैं, यानी कि बहुत सारे कक्षा कक्ष हैं तो आपको हाँ करना है। इसके बाद देखिए यदि हाँ तो एक ही कक्षा में एक साथ पढ़ाए जाने वाले बच्चों की संख्या और कक्षाएं आपको लिखनी है। अब मान लीजिए आपके विद्यालय में कंबाइंड क्लासेज चलती हैं तो आप उनको यहाँ पर कंबाइंड क्लासेज को टिक कर देंगे। और देखिए अगर नहीं चलती तो आप अलग अलग भी यहाँ पर रख सकते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए हमारे कक्षा 1-2 एक साथ चलती है तो देखिए यहाँ पर कक्षाएँ चुने वाला ऑप्शन आपको मिल जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे और देखिए जो पहला कक्ष है क्रमांक के उसके अकॉर्डिंग आपको देखिए मान लीजिए एक ही क्लास में आपको 2 क्लासेस चल रही है, कक्षा 1, 2, 3 भी चल सकती हैं तो आप उनको सेलेक्ट करके ओके पर क्लिक कर देंगे। जैसे कि मान लीजिए हमारे 1-2 चल रही है तो हमने 1-2 को सेलेक्ट किया हुआ है, 3, 4, 5 एक साथ चल रही है तो कक्षाएं चुने यहाँ से जाएंगे और यहाँ पर एक साथ चुन लेंगे। और मान लीजिए आपके 6, 7, 8 हैं, 9 से 12 तक भी हैं और 7 चलती है तो सेलेक्ट कर लेंगे, नहीं चलती है तो आपको यहाँ पर उनको सेलेक्ट नहीं करना है, ये भी आपको ध्यान रखना है। यानी कि जो कंबाइंड एक साथ पढ़ाई जाती है उनको ही आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है, जो अलग अलग चलती है उनको आपको यहाँ पर सेलेक्ट नहीं करना है।
इसके बाद देखिए क्या स्कूल किसी स्कूल परिसर का भाग है, यानी कि किसी दूसरे स्कूल परिसर का भाग है तो आपको हाँ करना है, और आपका स्वतंत्र विद्यालय है तो आपको नहीं पर टिके रहने देना है। क्या स्कूल परिसर के लिए एक हब स्कूल हैं, अगर हैं तो हाँ करना है, नहीं है तो आपको नहीं पर टिके रहने देना है। यदि आप हाँ करेंगे तो स्कूल परिसर में स्कूलों की संख्या, यानी कि एक स्कूल परिसर में कितने सारे स्कूल संचालित हो रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर हाँ करते हैं तो फिल करना है। तो देखिए यहाँ पर पूर्व प्राथमिक सेक्शन अलग चलता है, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, तो वो यहाँ पर आपको हाँ के बाद करना होगा। जैसे कि मैंने हाँ किया तो यहाँ पर आपको उनकी संख्या फिल करनी होगी। देखिए इस प्रकार ऑप्शन मिल जाएगा और कुल आपको लास्ट में मिल जाएगा। तो ये आपके विद्यालय में जो भी स्थिति उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्या स्कूल में एक भारत श्रेष्ठ भारत यानी कि EBSB के तहत कोई कार्य किया जा रहा है, अगर किया जा रहा है, क्योंकि एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत सभी विद्यालयों में एक्टिविटी होती है तो आपको यहाँ पर हाँ पर टिके रहने देना है। इसके बाद देखिए क्या स्कूल को फिट इंडिया स्कूल के रूप में प्रमाणित किया गया है तो आपको हाँ करना है, नहीं किया गया है तो नहीं पर ही टिके रहने आपको देना है। यानी कि फिट इंडिया स्कूल ये प्रमाणित किया हुआ है, यानी कि प्रमाण पत्र आपको मिला हुआ है तो आपको हाँ करना है, नहीं तो नहीं कर देना है। इसके बाद देखिए क्या स्कूल सहकर्मी स्वयं शिक्षक मूल्यांकन के आधार पर प्रत्येक शिक्षार्थी के लिए एक समग्र रिपोर्ट कार्ड प्रदान कर रहा है, यानी कि यहाँ पर सभी जो है रिपोर्ट कार्ड तैयार किए जाते हैं प्रत्येक शिक्षार्थी के लिए, तो यहाँ पर आपको हाँ करना है, नहीं करते हैं तो नहीं पर टिक करना है। इसके बाद देखिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता को पाठ्यक्रम सिलेबस के भाग के रूप में पढ़ाया जा रहा है, यानी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता जो भी हैं उसके ये नया ऑप्शन जोड़ा गया है। तो जो भी आपकी स्थिति है, जैसे कि मान लीजिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता पाठ्यक्रम सिलेबस अगर आपके यहाँ पर हैं तो आप हाँ करेंगे, नहीं है तो आपको नहीं पर टिक रहने देना है। और देखिए आपको जमा करें और अगला पर बढ़ जाना है, या आपको जमा करें पर क्लिक कर देना है। तो देखिए मान लीजिए हमें जमा करना है और अगला करना है। इसके बाद देखिए आपको यहाँ पर दूसरा जो आ चुका है 1.56, जो कि हमने जैसे नेक्स्ट किया तो यहाँ पर दूसरा आ चुका है। इसमें आपको निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों, शिक्षण अधिगम सामग्री, TLM, खेल सामग्री वर्तमान शैक्षणिक वर्ष में, ध्यान दें वर्तमान शैक्षणिक वर्ष में, और ग्रेडेड पूरक सामग्री पिछले शैक्षणिक वर्ष के लिए की उपलब्धता यहाँ पर फिल करनी है। यानी कि कुछ डिटेल शैक्षणिक वर्ष इस वाली की फिल करनी है, कुछ यहाँ पर पिछले शैक्षणिक वर्ष की करनी है। अब देखिए यहाँ पर आप संकेतक वगैरह देखेंगे तो देखिए क्या निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का एक पूरा सेट प्राप्त हुआ है, यानी कि यहाँ पर आपको जो प्राथमिक निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें मिलती हैं, प्राथमिक के लिए भी मिलती है, उच्च प्राथमिक या माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, जो भी आपके विद्यालय की स्थिति होगी उसके अकॉर्डिंग आपको ऑप्शन भी यहाँ पर खुले मिलेंगे। जैसे कि मान लीजिए आपके PS है तो आपको PS वाला शैक्षणिक खुला मिलेगा, UPS है तो दोनों मिल जाएंगे, पूर्व प्राथमिक भी चलती है तो ये वाला ऑप्शन भी मिल जाएगा, और सारे अगर आपके चलती है तो सारे ऑप्शन आपको खुले मिल जाएंगे। अब देखिए निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का आपको सेट मिला है तो आपको हाँ पर क्लिक करना है, उच्च प्राथमिक में भी मिला है तो हाँ पर क्लिक करना है। अब देखिए जो चालू शैक्षणिक वर्ष है यानी कि 26-27 में पाठ्य पुस्तकें कब प्राप्त हुई, देखिए मई को 0.5 यानी कि मई लिखा जाना है। अब मान लीजिए आपको जो पाठ्य पुस्तकें मिली हैं तो वो कब मिली है, अब जैसे कि नया सत्र है और मान लीजिए राजस्थान की केस की हम बात कर रहे हैं, यानी कि आपके राज्य की स्थिति के अकॉर्डिंग आप देख लेंगे। जैसे कि राजस्थान की केस की बात करते हैं तो जो नई पाठ्य पुस्तकें हैं वो मान लीजिए आपको अप्रैल में ही मिल चुकी थी, देखिए अप्रैल में ही मिल चुकी थी या मार्च में ही आपको मिल चुकी थी, तो आप उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन लेंगे। जैसे कि मान लीजिए आपको अप्रैल में मिला है तो 4 अप्रैल आप यहाँ पर सेलेक्ट कर देंगे, देखिए यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है। मान लीजिए आपको यहाँ पर मार्च में मिली या मई में मिली या जुलाई में मिली तो उसके अकॉर्डिंग आप ऑप्शन ले लेंगे। इसके बाद देखिए क्या प्रत्येक ग्रेड के लिए TLM उपलब्ध हैं, TLM सभी बच्चों के लिए उपलब्ध है, यानी कि प्राइमरी के लिए उपलब्ध है तो हाँ करेंगे, और अगर मान लीजिए UPS के लिए भी उपलब्ध है तो हाँ करेंगे, नहीं है तो आप नहीं पर टिक कर देंगे। तो इस प्रकार आपको यहाँ पर ऑप्शन लेने होंगे। इसके बाद देखिए क्या स्कूल को पिछले शैक्षणिक वर्ष में ग्रेडेड पूरक सामग्री प्राप्त हुई है, यानी कि यहाँ पर जो ग्रेड के अकॉर्डिंग जो पूरक सामग्री बच्चों को दी जाती हैं, यानी कि बच्चों की स्थिति के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको सामग्री मिली है तो वो पूरक सामग्री आपको प्राप्त हुई है तो हाँ करेंगे, नहीं हुई तो नहीं पर आपको टिक कर देना है। तो जो भी स्थिति वो आप कर लेंगे। इसके बाद देखिए यदि आप हाँ करते तो क्या स्कूल कक्षा संचालन में वर्गीकृत पूरक सामग्री का उपयोग करता है। अब देखिए यहाँ पर अगर आप हाँ का ऑप्शन लेते हैं देखिए तो आपको ये डिटेल यहाँ पर फिल करनी है, क्योंकि ये 3 का ही यहाँ पर भाग है 3.1 देखिए। तो यहाँ पर आप देख लेंगे अगर मान लीजिए आप नहीं करते हैं तो ये वाले ऑप्शन ऑटोमेटिक आपके देखिए, जैसे कि आपने नहीं किया तो ये वाला ऑप्शन ऑटोमेटिक यहाँ पर बंद हो जाता है, तो ये देख लेंगे। इसके बाद देखिए क्या प्रत्येक कक्षा के लिए खेल सामग्री, खेल कूद को जो उपकरण है उपलब्ध हैं तो आप हाँ करेंगे, देखिए इस प्रकार। इसके बाद देखिए क्या स्कूल ने छात्रों को निःशुल्क यूनिफॉर्म प्रदान किए हैं, अगर आपके यहाँ पर यूनिफॉर्म प्रदान की जाती है तो आप हाँ करेंगे। जैसे कि मान लीजिए राशि वगैरह भी आपको दी जाती है तो राशि वगैरह भी दी गई है तो आपको प्रदान की गई है तो आपको यहाँ पर यस ही करना है।
अब देखिए यदि हाँ तो उस माह का उल्लेख करें जिसमें चालू शैक्षणिक वर्ष में छात्रों को वर्दी प्रदान की गई है। अब देखिए जैसे कि मान लीजिए वर्दी की राशि आपको मिली है तो यहाँ पर देखिए जिस माह में मिली उसके अकॉर्डिंग आप मंथ सेलेक्ट कर लेंगे। देखिए और नहीं मिली है तो आपका ये ऑप्शन ऑटोमेटिक यहाँ पर बंद हो जाता है। देखिए जैसे आपने यहाँ पर ऑप्शन नहीं किया तो ये ऑप्शन यहाँ पर ऑटोमेटिक आपका बंद हो जाता है। तो जो भी आपकी स्थिति है उसके अकॉर्डिंग आप फिल कर लेंगे। इसके बाद आपको जमा करें और अगला पर क्लिक कर देना है। अब इसके बाद देखिए आपका यहाँ पर आ चुका है 1.57। देखिए शिक्षण अधिगम गत शैक्षणिक वर्ष में और सामग्री आदि पर प्रमुख प्रदर्शन संकेतक यानी कि KPI आपको यहाँ पर फिल करने होंगे। अब देखिए इसको कैसे फिल करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि देखिए आपको पहला ऑप्शन मिलता है क्या स्कूल सक्रिय रूप से शैक्षिक संवर्धन गतिविधियाँ जैसे कि परियोजना, समूह कार्य, पोर्टफोलियो, आवासीय प्रयोगशालाएँ, कक्षा प्रदर्शन, प्रश्नोत्तरी, वाद विवाद, रचनात्मक लेखन आदि करता है। तो आपको यहाँ पर हाँ और नहीं में ऑप्शन फिल करने हैं। तो देखिए अगर मान लीजिए करते हैं तो देखिए यहाँ पर क्लास वार इंडेक्स दिए गए हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके PS विद्यालय तो आपको 1 से 5 का ऑप्शन मिल जाता है, 1 से 8 हैं तो 1 से 8 तक का ऑप्शन मिल जाएंगे और 9 से 12 है तो मतलब 1 से 12 है तो पूरे ऑप्शन आपको खुले मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें सभी क्लासेज में होती है तो आपको यहाँ पर सीधा हाँ पर क्लिक कर देना है। और मान लीजिए नहीं होती है तो आपको नहीं पर क्लिक कर देना है। तो वो देख लेंगे आप आपकी स्थिति के अकॉर्डिंग। इसके बाद देखिए साइबर सुरक्षा पर उन्मुखीकरण प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या, यानी कि साइबर सुरक्षा के लिए हर साल यहाँ पर जो है काफ़ी सारे प्रयास सरकार के द्वारा किए जाते हैं। तो क्लास वार आप यहाँ पर डिटेल फिल कर देंगे बच्चों की। देखिए जो पिछले शैक्षणिक सत्र में हुआ है तो पिछले शैक्षणिक सत्र के अकॉर्डिंग कर देंगे। जैसे कि देखिए यहाँ पर अधिगम गत शैक्षणिक वर्ष के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर जो है फिल कर देना है। तो देखिए यहाँ पर पिछले साल हुआ है तो पिछले साल के अकॉर्डिंग कर देंगे तो इस प्रकार हो जाएगा। इसके बाद देखिए मनोसामाजिक पहलुओं पर प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या, यानी कि जो मानसिक प्रशिक्षण होते हैं उन पहलुओं पर आधारित कोई प्रशिक्षण वगैरह हुआ है तो उनकी यहाँ पर आप संख्या फिल कर देंगे क्लास के अकॉर्डिंग। देखिए यहाँ पर उनके नामांकन जो भी हैं जिन्होंने प्रशिक्षण लिया है तो वो संख्या फिल करके आपको जमा करें और अगला पर क्लिक कर देना है। इसके बाद देखिए यहाँ पर 1.58 खंड 1 ख स्कूल सुरक्षा सभी प्रकार के स्कूलों के लिए, यानी कि सभी प्रकार के जितने भी स्कूल हैं उनको ये फिल करना है। तो देखिए यहाँ पर विवरण आपको दिया हुआ है। जैसे कि देखिए क्या स्कूल आपदा प्रबंधन योजना यानी कि SDMP विकसित की गई है, यानी कि आपको विद्यालय में स्कूल आपदा प्रबंधन योजना आपको बनानी होती है तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। इसके बाद देखिए संरचनात्मक सुरक्षा ऑडिट आयोजित की गई है, यानी कि आपके विद्यालय की भौतिक जो संरचना है यानी कि बिल्डिंग वगैरह हैं उनकी जाँच वगैरह होती हैं तो आपको यहाँ पर हाँ पर क्लिक कर देना है। नहीं हुई है तो नहीं पर आपको टिक कर देना है। इसके बाद देखिए क्या गैर संरचनात्मक सुरक्षा ऑडिट आयोजित किया गया है, यानी कि गैर संरचनात्मक जो सुरक्षा ऑडिट है अगर वो भी किया गया है तो हाँ करेंगे, नहीं तो नहीं पर टिक कर देना है। क्या स्कूल में CCTV कैमरा उपलब्ध है तो हाँ करेंगे, नहीं है तो नहीं पर क्लिक कर देंगे। और अगर आप हाँ करते हैं तो CCTV कैमरों की संख्या कितनी वो यहाँ पर फिल कर देनी है। इसके बाद देखिए क्या अग्निशामक यंत्र स्थापित हैं तो हाँ करेंगे, नहीं है तो नहीं कर देंगे। स्कूल में स्कूल की सुरक्षा के लिए कोई नोडल शिक्षक हैं, यानी कि स्कूल की सुरक्षा के लिए आपने कोई नोडल प्रभारी बना रखा है तो आप हाँ कर देंगे, नहीं बना रखा तो नहीं पर टिक कर देंगे। इसके बाद देखिए क्या छात्र शिक्षक स्कूल सुरक्षा और आपदा की तैयारी के लिए नियमित प्रशिक्षण लेते हैं, अगर नियमित उनको प्रशिक्षण मिलता है तो आप हाँ करेंगे, नहीं लेते हैं तो नहीं पर टिक कर देंगे। इसके बाद देखिए क्या आपदा प्रबंधन को पाठ्यक्रम में भाग के रूप में पढ़ाया जा रहा है, यानी कि आपदा प्रबंधन को पाठ्यक्रम में किसी न किसी रूप में आप पढ़ाते हैं तो आपको हाँ कर देना है। इसके बाद देखिए क्या स्कूल को लड़कियों के लिए आत्मरक्षा प्रशिक्षण यानी कि सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग बालिकाओं को दी जा रही है, लड़कियों को दी जा रही है और उनको अनुदान भी आपको प्राप्त हो रहा है तो आप हाँ करेंगे, नहीं हो रहा है तो नहीं पर आपको टिक कर देना है। अब देखिए आत्मरक्षा प्रशिक्षण प्राप्त छात्राओं की संख्या बताएं। प्रशिक्षित छात्राओं की वास्तविक संख्या, यानी कि उच्च प्राथमिक माध्यमिक उच्च माध्यमिक कक्षाएं, यानी कि ये PS वगैरह में नहीं होते हैं तो यहाँ पर ये सेक्शन उनको खाली मिलेगा। तो देखिए प्रशिक्षित छात्राओं की वास्तविक संख्या यानी कि बालिकाओं की संख्या आपको यहाँ पर फिल करना है, जिन्होंने प्रशिक्षण लिया है वो संख्या आप फिल कर देंगे। इसके बाद देखिए क्या स्कूल ने प्रदर्शन बोर्ड पर सुरक्षा दिशा निर्देश प्रदर्शित किए हैं। देखिए जो सुरक्षा दिशा निर्देश है उसका बोर्ड वगैरह आपके विद्यालय में बने होंगे तो आपको वहाँ करना है, नहीं बने वगैरह हैं तो नहीं पर क्लिक कर देना है। इसके बाद देखिए क्या स्कूल ने किसी शिक्षक को प्रथम स्तरीय परामर्शदाता के रूप में नियुक्त किया है, यानी कि हम यहाँ पर आपदा प्रबंधन के लिए किसी न किसी शिक्षक को परामर्शदाता के रूप में नियुक्त करते हैं ताकि वो बार बार बच्चों को इस चीज़ से संबंधित जानकारी देते रहें तो आपको वहाँ पर क्लिक करना है। और नहीं देते हैं आप तो यहाँ पर आपको नहीं पर क्लिक कर देना है। इसके बाद देखिए सभी हितधारकों यानी कि SMC माता पिता
छात्रा वरिष्ठ छात्र को शामिल करके बाल सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्कूलों की सुरक्षा अंकेक्षण की आवृत्ति 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, साल में 4 बार से अधिक या कुछ नहीं। तो जो भी स्थिति है, यानी कि आप यहाँ पर सभी हितधारकों की जो सुरक्षा से रिलेटेड जानकारी कितनी बार साझा करते हैं, जैसे कि मान लीजिए 1 से है, 2 से है, 3 टाइम से, 4 टाइम से, या 4 से ज़्यादा बार है, नन का ऑप्शन भी आपको मिल जाता है। तो जो भी आपके विद्यालय की स्थिति है उसके अकॉर्डिंग आप ऑप्शन ले लेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है क्या स्कूल अपने सभी शिक्षकों की तस्वीरें प्रदर्शित कराएं, यानी कि आपके विद्यालय में बोर्ड बना होगा जिसमें सभी शिक्षकों की वहाँ पर फोटो वगैरह लगी होगी, सारी डिटेल वगैरह प्रदर्शित होगी, तो वह आपको वहाँ पर क्लिक कर देना है। और नहीं बना हुआ है फ्लैक्स वगैरह तो आपको नहीं पर टिक कर देना है। इसके बाद देखिए क्या स्कूल ने विद्या प्रवेश मॉड्यूल को अपनाया शुरू किया है, यानी कि जब विद्या प्रवेश होता है, यानी कि प्रवेशोत्सव कार्यक्रम होता है और विद्यालय में विद्या प्रवेश कार्यक्रम चलता है, तो विद्या प्रवेश मॉड्यूल सभी विद्यालयों में लगभग चल रहा है, सरकारी विद्यालय हो या प्राइवेट विद्यालय, तो आपको यहाँ पर हाँ पर क्लिक कर देना है। नहीं चलता है तो नहीं पर आपको टिक कर देना है। इसके बाद देखिए क्या छात्रों की उपस्थिति दर्ज की जाती है, यदि लागू हो तो एक से अधिक विकल्प चुने, यानी कि आप उपस्थिति लेखा में भी चुनते हैं, इलेक्ट्रॉनिक रूप से भी चुनते हैं और बायोमेट्रिक रूप से भी चुनते हैं, तो तीनों ऑप्शन आपको ले लेना है। अगर मान लीजिए अगर आप बायोमेट्रिक नहीं करते, सिर्फ 2 ही ऑप्शन आपके हैं, तो दोनों पर आपको टिक रहने देना है। इसके बाद देखिए इसी प्रकार शिक्षकों की उपस्थिति रजिस्टर, इलेक्ट्रॉनिक और बायोमेट्रिक तीनों में अगर आप करते हैं तो तीनों पर टिक करेंगे, दोनों में करते हैं तो 2 पर टिक कर देंगे, और मान लीजिए एक में ही करते हैं तो 1 पर टिक कर देंगे। तो जो भी स्थिति उसके अकॉर्डिंग आप ऑप्शन ले लेंगे। इसके बाद देखिए क्या स्कूल में युवा क्लब का गठन किया गया है, युवा क्लब आपने बना रखा होगा, मान लीजिए पीएस विद्यालय उन्होंने हो सकता है नहीं बना रखा हो तो नहीं कर देंगे, बाकी यूपीएस विद्यालय हैं या सीनियर सेकेंडरी विद्यालय हैं सब में युवा क्लब, यूथ एंड यूको क्लब्स का भी गठन किया हुआ है, तो इस प्रकार आप हाँ पर क्लिक कर देंगे। पर्यावरण क्लब का भी गठन किया हुआ है तो आप हाँ पर क्लिक कर देंगे, नहीं किया हुआ है तो नहीं पर टिक कर देंगे। क्या स्कूल में सभी शिक्षकों को शिक्षक पहचान पत्र जारी किए गए हैं, तो काफ़ी सारे विद्यालयों में शिक्षकों को शिक्षक पहचान पत्र जारी किए हुए हैं, तो आप हाँ कर देंगे। नहीं कर रखे हैं मान लीजिए किसी विद्यालयों में, तो नहीं का ऑप्शन भी आपको मिल जाता है। इसके बाद देखिए राज्य विद्यालय मानक प्राधिकरण यानी कि SSA 100 प्रमाणन प्राप्त किया हुआ है, यानी कि राज्य विद्यालय मानक प्राधिकरण के द्वारा 100 प्रमाण पत्र दिया हुआ है तो हाँ करेंगे, नहीं दिया हुआ है तो नहीं पर टिक कर देंगे। इसके बाद आपको देखिए जमा करें अगला पर क्लिक करके आगे बढ़ना है। इसके बाद देखिए जो सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें आ गया आपका 1.59 जिसमें प्राप्तियां और व्यय आपको फिल करना है। इसमें देखिए पिछले वित्तीय वर्ष, ध्यान दें पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान स्कूल द्वारा प्राप्त अनुदान एवं किया गया व्यय केवल सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के लिए ये ऑप्शन है, तो देखिए उनको ये डिटेल फिल करनी है। इसमें देखिए आपको जो समग्र शिक्षा के तहत जो अनुदान मिलता है, जैसे कि देखिए समग्र स्कूल अनुदान यानी कि CSG ग्रांट मिलती है, तो देखिए यहाँ पर रसीद यानी कि रुपये यानी कि कितने आपको मिले, उनमें से आपने कितने व्यय किए, नहीं मिले तो आप 0 रहने देंगे। पुस्तकालय अनुदान अगर आपको मिला है तो वो यहाँ पर फिल करेंगे, व्यय कितना किया वो यहाँ पर फिल कर देंगे। प्रमुख मरम्मत के लिए अनुदान आपको कितना मिला, यानी कि आपके विद्यालय के खातों में आते हैं, उन अनुदान की बात यहाँ पर की जा रही है, तो जो अनुदान आपको मिलता है वो यहाँ पर फिल कर देंगे। जैसे कि खेल शारीरिक शिक्षा के लिए अनुदान यानी कि स्पोर्ट्स ग्रांट वगैरह आपको मिलती हैं या लाइब्रेरी ग्रांट वगैरह आपको मिली हुई हैं, तो वो यहाँ पर फिल कर देंगे, व्यय आप इधर फिल कर देंगे। मीडिया और सामुदायिक संगठन के लिए अनुदान यानी कि मीडिया सामुदायिक संगठन के लिए जो जैसे कि कोई भी इवेंट उत्सव आपके विद्यालय में करवाए जाते हैं और उनके लिए राशि आपको मिलती हैं, तो कितनी मिलती हैं, कितने आपने खर्च किए हैं। इसके बाद देखिए SMC SDMC प्रशिक्षण के लिए जो अनुदान मिलता है ये सभी विद्यालयों में लगभग दिया जा रहा है, तो यहाँ पर SMC SDMC के लिए जो अनुदान मिला है और कितना खर्च हुआ है वो यहाँ पर फिल कर देंगे। पूर्व स्कूली स्तर पर सहायता के लिए अनुदान, ध्यान दें पूर्व स्कूली स्तर पर सहायता के लिए अनुदान केवल प्राथमिक विद्यालयों अनुभागों के लिए, तो जिनकी ये चलता है तो यहाँ पर वो राशि फिल करेंगे, वे कितना किया वो यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद देखिए स्कूल द्वारा प्राप्त वित्तीय सहायता यानी कि स्कूल द्वारा जो वित्तीय सहायता है प्राप्त की जाती है भामाशाहों के द्वारा या किसी NGOs के द्वारा, तो वह गत शैक्षणिक वर्ष की वो भी आपको यहाँ पर फिल करनी है। जैसे कि देखिए गैर सरकारी संगठन यानी कि उनसे आपने प्राप्त किया है तो हाँ पर क्लिक करेंगे, उसके बाद ये ऑप्शन आपके खुल जाएंगे। जैसे कि आप हाँ पर क्लिक करेंगे तो देखिए यदि सहायता प्राप्त हुई है तो निम्नलिखित का उल्लेख करें, नाम और राशि, यानी कि किससे प्राप्त हुई है, गैर सरकारी संगठन का नाम क्या है, कितनी राशि प्राप्त हुई है। देखिए इसके बाद देखिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरण से अगर आपको प्राप्त हुई तो हाँ करेंगे, नहीं तो नहीं पर टिक रहेंगे, नहीं करने पर ऑटोमेटिक ये ऑप्शन आपके बंद हो जाएंगे। देखिए इसके बाद देखिए समुदाय से भी काफ़ी सारी राशि जो है अगर मिल जाती है आपको
जैसे कि पीटीएम वगैरह होती हैं या कभी सार्वजनिक जो भी कार्यक्रम होते हैं तो आपको मिलते हैं, तो आप यहाँ पर हाँ करेंगे और राशि और वेग वगैरह आप यहाँ पर बता देंगे, यानी कि उनका नाम और उनकी राशि आप यहाँ पर बता देंगे। अन्य से अगर आपको प्राप्त होता है तो कितना उनका नाम और उनकी राशि यहाँ पर हो जाएगी। तो इस प्रकार ये डिटेल्स आ जाएगी। इसके बाद देखिए, क्या विद्यालय निम्नलिखित के लिए सूची रजिस्टर का रख रखाव कर रखा है, यानी कि आपने कोई सूची रजिस्टर, यानी कि जो रिकॉर्ड संधारण हम करते हैं, तो ये गत शैक्षणिक वर्ष के अकॉर्डिंग आपको डाटा फिल करना है, जिसमें देखिए आईसीटी आइटम्स पर इन्वेंट्री इन्वेंट्री रजिस्टर आपने आईसीटी आइटम, यानी कि जो आईसीटी लैब वगैरह विद्यालयों में संचालित है और उनका रजिस्टर आपने बना रखा है, तो आप हाँ करेंगे और नहीं है तो नहीं पर टिक कर देंगे। खेल उपकरण पर इन्वेंट्री रजिस्टर, यानी कि खेल उपकरणों का भी आपने रिकॉर्ड रख रखा होगा, तो आप हाँ करेंगे, नहीं कर रख रखा है तो नहीं पर टिक कर देंगे। पुस्तकालय पुस्तकों पर इन्वेंट्री रजिस्टर, यानी कि इनका भी रिकॉर्ड आपने संधारित कर रखा होगा पुस्तकालयों का, तो यहाँ पर हाँ करेंगे, नहीं कर रखा है तो नहीं पर टिक कर देंगे। तो इस प्रकार ये डिटेल्स हो जाएगी। इसके बाद 1.62 में हम चलते हैं, तो देखें निम्नलिखित कारण स्कूल का कुल वार्षिक व्यय गत शैक्षणिक वर्ष में सभी स्कूलों के लिए। अब देखिए यहाँ पर आपने जो खर्च किया है, किस पर क्या खर्च किया है, वो आपको यहाँ पर फिल करना है। देखिए रख रखाव हाउस कीपिंग पर क्या खर्च किया है वो यहाँ पर फिल करना है। शिक्षकों का सकल वेतन वो यहाँ पर फिल करना है। देखिए निर्माण कार्य में क्या खर्च किया है तो वो यहाँ पर फिल करना है। अन्य, तो अगर आपने अन्य कोई खर्च किया है तो यहाँ पर फिल करना है, तो कुल व्यय यहाँ पर आ जाएगा। शिक्षकों का सकल वेतन, अगर मान लीजिए आपने यहाँ पर विद्यालय में कुछ टीचर्स वगैरह लगा रखे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर व्यय लिखना है। इसके बाद देखिए आप सारी डिटेल वगैरह फिल कर लेंगे, तो जमा करें और अगला पर क्लिक कर देना है। तो इस प्रकार ये सारी डिटेल हो जाएगी। अब यहाँ पर मैं आपको एक एक चीज़ इसलिए फिल करके नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि अगर फिल करूँगा तो वीडियो वैसे भी काफ़ी लंबा है और काफ़ी लंबा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर खंड 2 आ चुका है, जिसमें खंड 2 में आप देखेंगे तो 2.1 से 2.6, जिसमें भौतिक सुविधाएं, उपकरण, कंप्यूटर और डिजिटल पहल की आपको डिटेल्स यहाँ पर फिल करनी है। सबसे पहले बात करते हैं भौतिक सुविधाओं की। तो देखिए वर्तमान स्कूल भवन की स्थिति क्या है, यानी कि आपका भवन की स्थिति क्या है। जैसे कि मान लीजिए गवर्नमेंट है, रेंटेड है, गवर्नमेंट स्कूल इन रेंट फ्री बिल्डिंग है। देखिए नो बिल्डिंग है, यानी कि रनिंग इन ओपन प्लेस, यानी कि बाहर ही चल रहा है। स्कूल रनिंग इन अदर डिपार्टमेंट बिल्डिंग, तो सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। मान लीजिए आपका विद्यालय गवर्नमेंट ओन, यानी कि सरकारी बिल्डिंग है, तो वो ले लेंगे। देखिए और इस प्रकार ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद देखिए स्कूल भवन का प्रकार, तो देखिए स्कूल में उपलब्ध सक्रिय बिल्डिंग ब्लॉक्स की संख्या वो आपको यहाँ पर ऑटोमेटिक देखिए पहले के अकॉर्डिंग यहाँ पर फिल मिली हुई है। अब मान लीजिए आपको इसमें कुछ करना है, तो देखिए नीचे चलेंगे तो देखिए ऊपर उल्लेखित बिल्डिंग ब्लॉक्स की कुल संख्या में से निम्न की संख्या, जैसे कि देखिए पक्का ब्लॉक 1 हैं, 2 हैं, 3 है, तो उस प्रकार ब्लॉक यहाँ पर अलग अलग के जब ब्लॉक्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको फिल करना है। मान लीजिए आपके एक ही विद्यालय प्रांगण है, एक ही विद्यालय संचालित हो रहा है, तो आपको यहाँ पर सीधा पक्का ब्लॉक है तो 1 कर देंगे। आंशिक रूप से पक्का, जिसमें देखेंगे पक्की दीवारें, फर्श लेकिन बिना कंक्रीट के छत हो, तो उसको आप आंशिक रूप से पक्का में मानेंगे। कच्चा भवन है तो कच्चा भवन बता देंगे। तंबू में चलता है तो तंबू में आप बता देंगे। तो जो भी स्थिति है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर संख्या फिल करेंगे, तो ऑटोमेटिक यहाँ पर आपके जो है काउंट हो जाएगा। इसके बाद देखिए कुल भवनों की मंजिलवार विवरण आपको यहाँ पर फिल करना है। मान लीजिए आपका विद्यालय 1 मंजिला भवन है तो 1 कर देंगे, 2 मंजिला भवन है तो इसमें भी आप संख्या फिल कर देंगे, 3 मंजिला भवन है तो यहाँ पर फिल कर देंगे, 1 से अधिक मंजिल वाले भवन है तो यहाँ पर फिल कर देंगे। अब देखिए जीर्ण शीर्ण भवन, अगर मान लीजिए आपका विद्यालय तो है एक ही है, मान लीजिए और वो भी जीर्ण शीर्ण है, तो देखिए यहाँ पर जीर्ण शीर्ण आपको कब बताना है। उम्र या उपेक्षा के कारण खराब स्थिति या असत्य की अवस्था में प्राधिकरण द्वारा प्रमाणित अगर कर दिया गया है तो आपको जीर्ण शीर्ण भवन बताना है और उसकी संख्या यहाँ पर फिल कर देनी है। नहीं बताया तो आपको 0 भी यहाँ पर रहने देना है। अब देखिए अगर निर्माणाधीन भवन आपके विद्यालय में हैं तो आप उसको यहाँ पर संख्या बता देंगे, नहीं है तो आप 0 कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर विद्यालय में उपलब्ध कक्षाओं का विवरण आपको फिल करना है, जिसमें प्रयोगशाला कक्ष, पुस्तकालय, स्टाफ रूम आदि शामिल नहीं किए जाएँ, ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि जो कक्षा रूम है वही आपको यहाँ पर शामिल करना है, जैसे कि प्रयोगशाला कक्ष, पुस्तकालय, स्टाफ रूम आदि वगैरह हैं तो वो आपको यहाँ पर शामिल नहीं करने हैं। तो देखिए प्रत्येक श्रेणी के लिए कक्षाओं की संख्या आप उल्लेखित करेंगे, जैसे कि प्राथमिक यानी कि 1 से 5 में कितने रूम हैं वो यहाँ पर फिल कर देंगे। उच्च प्राथमिक में कितने रूम आपने दे रखे हैं वो यहाँ पर फिल कर देंगे। वर्तमान में उपयोग में नहीं है, यानी कि कक्षा रूम है और वो ख़राब है तो वह यहाँ पर संख्या फिल कर देंगे। इसके बाद देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पर शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाने वाले कक्षाओं की संख्या वर्तमान में उपयोग में नहीं को छोड़कर स्वतः भरा गया डेटा आपको यहाँ पर मिल जाएगा। यानी कि यहाँ पर जैसे आप फिल करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको डिटेल्स यहाँ पर मिल जाएगी। जैसे कि मान लीजिए
तो ये आप ऊपर भरेंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा। इसके बाद देखिए कक्षाओं की स्थिति का विवरण, यानी कि शिक्षण कार्य हेतु उपयोग किए जा रहे कक्षों में से क्रम संख्या देखिए 2.3A6 के अनुसार, यानी कि आपको यहाँ पर जो 2.3 जैसे कि देखिए 2.3 ये वाला ऑप्शन था, और इसमें 6 की बात करें तो ये वाला ऑप्शन है। इसके अनुसार आपको यहाँ पर जो शिक्षण कार्य हेतु उपयोग किए जा रहे कक्ष है उनकी यहाँ पर डिटेल फिल करनी है, यानी कि यहाँ पर जो डाटा आया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपको डिटेल फिल करनी है। इसमें देखिए शिक्षण कार्य हेतु उपयोग किए जा रहे कक्षों की स्थिति के अनुसार संख्या फिल करेंगे। इसमें देखिए अच्छी स्थिति वाले यहाँ पर, मामूली मरम्मत की आवश्यकता वाले यहाँ पर, अधिक मरम्मत की आवश्यकता वाले यहाँ पर, और देखिए जर्जर वाले यहाँ पर आपको फिल करना है, और कुल योग ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा। जैसे कि पक्का ब्लॉक यहाँ पर आ जाएंगे, उनकी क्या स्थिति, पक्का ब्लॉक में अच्छी स्थिति, मामूली मरम्मत की स्थिति आवश्यकता या अधिक मरम्मत की, जर्जर, इस प्रकार आ जाएगा। आंशिक रूप से पक्का वाली डिटेल्स है तो इसमें आ जाएगी, और कच्चा भवन वाली डिटेल्स है तो इसमें आ जाएगी, तंबू है तो इसमें आ जाएगा, और कुल यहाँ पर नीचे ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब देखिए आपने ऊपर ही पक्का ब्लॉक बताया था तो सारी डिटेलें आपको पक्का ब्लॉक में फिल करनी होगी। आंशिक रूप से पक्का में बताया था तो इसमें ऑटोमेटिक ये डिटेल्स यहाँ पर आपको फिल करनी होगी। उनमें भी आपकी क्या स्थिति है, जैसे कि अच्छी स्थिति है, मामूली मरम्मत की आवश्यकता है, अधिक मरम्मत की आवश्यकता है, जर्जर, तो जो डिटेल आपने बताई है। जैसे कि मान लीजिए आपने आंशिक रूप से पक्का बताया था, अब मैंने बताया था कि आपको आंशिक रूप से पक्का आपको किसको मानना है, वो आपने मान लिया, यानी कि वो संख्या ऊपर फिल कर ली है। अब उनमें से भी आपके अच्छी स्थिति क्या है, यानी कि उनमें से कौन सा अच्छी स्थिति में है, उनमें भी मामूली मरम्मत की आवश्यकता है तो वो यहाँ पर फिल कर देंगे, अधिक मरम्मत की आवश्यकता क्या है तो वो यहाँ पर, और जर्जर और कुल योग ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा। तो इस प्रकार आप डिटेल्स यहाँ पर फिल कर लेंगे। इसके बाद देखिए कक्षाओं की स्थिति का विवरण आपको फिल करना है। वर्तमान में उपयोग में नहीं आने वाले कक्षाओं में से क्रम संख्या 2.3 जो A6 के अनुसार, यानी कि हमने यहाँ पर जो 6 फिल किया था, देखिए ये 6 फिल किया था, वर्तमान में उपयोग में नहीं, इसके अनुसार आपको फिल करना है। अब देखिए हमने यहाँ पर 0 किया था तो 0 के अकॉर्डिंग तो आपको यहाँ पर कुछ फिल करना ही नहीं है, लेकिन अगर मान लीजिए आपने यहाँ पर संख्या बताई थी तो देखिए यहाँ पर आप फिल करेंगे। देखिए स्थिति के अनुसार वर्तमान में उपयोग में नहीं आने वाले कक्षों की संख्या, तो देखिए जो ब्लॉक के अकॉर्डिंग, और वही देखिए आपको यहाँ पर अच्छी स्थिति, मामूली मरम्मत की आवश्यकता, अधिक मरम्मत की आवश्यकता, जर्जर और कुल योग ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा। तो देखिए वो आपको यहाँ पर फिल कर देना है। इसके बाद देखिए निर्माणाधीन और जर्जर कक्षाओं का विवरण है तो वो यहाँ पर फिल करना है, जिसमें देखिए निर्माणाधीन कक्षाओं की संख्या कितनी है, जर्जर स्थिति वाले कक्षों की संख्या देखिए 2.3B और 2.3C से स्वतः भरी जाएगी, यानी कि ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगी, जो ऊपर आप फिल करेंगे। इसके बाद देखिए 4 दीवारी का विवरण आपको फिल करना है। देखिए पक्का कच्चा जो भी है वो सारी 4 दीवारें आपको बतानी है। पक्का बट ब्रोकरन है, देखिए वायरिंग पेसिंग है, एंगेज है, नो बाउंड्री वाल है, अदर हैं, देखिए अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। तो जो भी आपकी स्थिति है उसके अकॉर्डिंग आप फिल कर देंगे। इसके बाद देखिए क्या स्कूल में बिजली कनेक्शन उपलब्ध हैं, हाँ है तो है कर देंगे, नहीं है तो नहीं कर देंगे, हाँ लेकिन कार्यात्मक नहीं है, यानी कि आपके डिटेल्स वगैरह कंप्लीट है। जैसे कि मान लीजिए पंखे वगैरह लगे हुए लेकिन लाइट वगैरह नहीं कनेक्शन हुआ है, तो इस प्रकार वो डिटेल आप देख लेंगे। यदि स्कूल में बिजली उपलब्ध हैं तो देखिए पंखे वाले कक्षाओं की संख्या, AC युक्त कक्षाओं की संख्या, हीटर ब्लोअर वाली कक्षाओं की संख्या, क्या स्कूल में सोलर पैनल उपलब्ध हैं। अब काफ़ी सारे विद्यालयों में सोलर वगैरह भी लग चुके हैं तो हाँ कर देंगे, नहीं लगे तो नहीं हो जाएगा, और लगने की स्थिति में कार्यात्मक नहीं है तो वो इस वाला ऑप्शन ले लेंगे। इसके बाद देखिए कक्षाओं के अलावा अन्य कमरों का विवरण शौचालय को छोड़कर, ध्यान दें, शौचालयों को छोड़कर अन्य कमरों का विवरण अब आपको यहाँ पर फिल करना है, जिसमें देखिए कुल अन्य कमरों की संख्या कक्षाओं को छोड़कर वो यहाँ पर फिल कर देंगे। जैसे कि आपका लाइब्रेरी हो गया या लैब वगैरह हो गई, जैसा कि मैंने ऊपर ही आपको बताया था, तो वो यहाँ पर फिल कर देंगे। अब देखिए उपलब्ध कमरे चिन्हित करें। देखिए 2.6 में उल्लेखित अन्य कमरों में से, तो देखिए यहाँ पर स्कूल प्रमुख यानी कि संस्था प्रधानाचार्य के लिए अलग कक्ष हैं, हाँ कर देंगे, नहीं है तो नहीं कर देंगे। पुस्तकालय के लिए अलग कक्ष हैं तो हाँ करेंगे, नहीं है तो नहीं कर देंगे। सहायक प्रधान अध्यापक या प्रधानाचार्य के लिए अलग से कक्ष हैं तो हाँ करेंगे, नहीं तो नहीं कर देंगे। लड़कियों के लिए अलग से कॉमन रूम, यानी कि लड़कियों के लिए अलग से आपने एक कॉमन रूम दे रखा है तो हाँ करेंगे, नहीं है तो नहीं पर टिक कर देंगे। शिक्षकों के स्टाफ के लिए कक्ष हैं तो हाँ करेंगे, नहीं तो नहीं कर देंगे। सब पाठ्यक्रम गतिविधि कक्ष, कला शिल्प कक्ष वगैरह आपके विद्यालय में आर्ट रूम वगैरह हैं तो हाँ करेंगे, नहीं तो
तो नहीं कर देंगे। इसके बाद देखिए कंप्यूटर लैब सहित प्रयोगशाला कक्षों की संख्या, यानी कि कंप्यूटर लैब भी इसमें शामिल कर लेनी है और प्रयोगशाला कक्षों की संख्या भी इसमें शामिल कर लेनी है और उनकी संख्या यहाँ पर फिल करना है। इसमें आप देखेंगे कुल प्रयोगशाला कक्षों में बिंदु संख्या 2.20 और देखिए 2.22 तथा 2.25 में भरे गए कक्ष शामिल नहीं है। ये भी आपको ध्यान रखना है, यानी कि ऊपर आपने जो भरा है वो कक्ष यहाँ पर शामिल नहीं, उसके अलावा आपको यहाँ पर फिल करना है। इसके बाद आपको जमा करें और अगला पर क्लिक कर देना है। यानी कि एक एक पॉइंट पर आपको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि ये सारी जो डिटेल्स यहाँ पर भरी जाती हैं स्कूल एंड प्रोफाइल फैसिलिटीज़ में, इससे ही आपके विद्यालय में सुविधाएँ दी जाती हैं। यह भी आपको ध्यान रखना है। यानी कि जो भी योजनाएं बनती हैं, जो भी अनुदान दिए जाते हैं वो यूडाइस के अकॉर्डिंग ही आपको दिए जाते हैं। इसलिए आप यहाँ पर जो भी डिटेल्स पढ़ रहे हैं सावधानीपूर्वक आपको फिल करना है। इसके बाद देखिए आपको शौचालय की सुविधाएं फिल करनी है, यानी कि टॉयलेट वगैरह की डिटेल्स यहाँ पर फिल करनी है। तो देखिए 2.7 से 2.19 तक यहाँ पर आपको फिल करना है। तो सबसे पहले देखिए क्या बात करते हैं, क्या स्कूल में शौचालय हैं? अगर हैं तो हाँ करेंगे, नहीं है तो नहीं पर टिक कर देंगे। अब देखिए अगर हाँ आप करते हैं तो आपको डिटेल्स भी फिल करना होगा, जैसे कि शौचालय मूत्रालयों का विवरण आपको फिल करना है, जिसमें देखिए शौचालय का विवरण। अब देखिए यहाँ पर 2-3 कैटेगरीज हैं, जैसे कि देखिए CWSN अनुकूल शौचालयों को छोड़कर उपलब्ध शौचालयों की संख्या, यानी कि CWSN जो बच्चे हैं उनके लिए अगर अनुकूल नहीं है तो आप इनमें डिटेल फिल करेंगे, और CWSN अनुकूल शौचालय सीटों की संख्या है तो इस वाले ऑप्शन में फिल करेंगे। और देखिए CWSN अनुकूल शौचालय सहित शौचालय सीटों की संपूर्ण संख्या, यानी कि CWSN बच्चों के लिए भी उनमें व्यवस्था है तो इस वाले ऑप्शन में आप फिल करेंगे। तो यानी कि यहाँ पर ऑटोमेटिक वो आ जाएगा, यानी कि पहला और दूसरा ऑप्शन आप जैसे फिल करेंगे तो तीसरा ऑप्शन आपको ऑटोमेटिक फिल यहाँ पर मिल जाएगा। अब देखिए मान लीजिए आपका CWSN अनुकूल नहीं है तो आप ये वाला ऑप्शन लेते हैं। तो इसमें देखिए लड़के यानी कि संपूर्ण, यानी कि मान लीजिए कितना शौचालय हैं, मान लीजिए एक हैं, और प्रयोजन मूलक यानी कि क्रियाशील हैं तो वो यहाँ पर आ जाएगा। नल का जल उपलब्ध है तो वो यहाँ पर संख्या आपको फिल करनी है, नहीं है तो आप 0 कर देंगे। लड़कियों के लिए तो संपूर्ण देखिए कितने हैं, प्रयोजन मूलक यानी कि जो चालू व्यवस्था में हैं यानी कि क्रियाशील हैं तो इसमें आ जाएगा, और नल का जल उपलब्ध है तो वो संख्या आप यहाँ पर फिल कर देंगे। इसके बाद देखिए CWSN अनुकूल शौचालय सीटों की संख्या भी है तो वो यहाँ पर फिल कर देंगे। इसके बाद देखिए ऑटोमेटिक डिटेल्स यहाँ पर ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगी। अब देखिए मूत्रालयों का विवरण भी आपको फिल करना है, तो उपलब्ध मूत्रालयों की संपूर्ण संख्या, यानी कि देखिए टोटल कितने हैं। देखिए जो प्रयोजन मूलक यानी कि क्रियाशील हैं उनमें जल उपलब्ध हैं। इसी प्रकार लड़कियों में देख लेंगे, देखिए ऊपर जो डिटेल्स है उसके अकॉर्डिंग आपको फिल करना है, कितने हैं, कितने सीटें कितने चालू हैं और कितनों में नल जल उपलब्ध हैं, ये यहाँ पर फिल कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर कार्यात्मक शौचालय की परिभाषा क्या है वो भी आप समझ लें। शौचालय में उपलब्ध पानी, यानी कि पानी उपलब्ध होना चाहिए, न्यूनतम दुर्गंध होना चाहिए, अखंड सीटें यानी कि सीटें कंप्लीट होना चाहिए, नियमित रूप से साफ सफाई होनी चाहिए, कार्यशील जल निकासी प्रणाली हो, यानी कि जो पानी वगैरह उसमें डल रहा है वो पानी बाहर जा रहा है या नहीं जा रहा है वो देख लें। उपयोगकर्ताओं के लिए सुलभ और बंद दरवाजे होना चाहिए, यानी कि मान लीजिए शौचालय तो है उनमें दरवाजे नहीं है तो आप उसको क्रियाशील नहीं मान सकते, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए यहाँ पर तालिका 2.5 क में दिए गए कार्यात्मक शौचालय मूत्रालयों की संपूर्ण संख्या में से कितने शौचालय मूत्रालयों में फ्लशिंग सफाई के लिए बहता पानी उपलब्ध है, यानी कि जो ऊपर आपने डिटेल फिल किए हैं उसमें फ्लशिंग सफाई के लिए बहता पानी उपलब्ध है या नहीं है। अब देखिए निर्माणाधीन लड़कों के शौचालयों की संख्या, यानी कि कोई निर्माणाधीन लड़कों के लिए शौचालय उपलब्ध है तो उनकी संख्या फिल कर देंगे, लड़कियों के लिए उपलब्ध है तो उसमें फिल कर देंगे। अब देखिए क्या शौचालय मूत्रालय ब्लॉक्स के पास साबुन से हाथ धोने की सुविधा उपलब्ध है तो हाँ करेंगे, नहीं है तो नहीं पर टिक कर देंगे। शौचालय सुविधा का स्थान उपलब्ध है, स्कूल बिल्डिंग के अंदर है तो इस पर टिक कर देंगे, स्कूल बिल्डिंग के बाहर है लेकिन स्कूल परिसर में नहीं है तो इस वाले ऑप्शन पर टिक कर देंगे। क्या लड़कियों के शौचालय में इंसीनेटर उपलब्ध हैं तो हाँ करेंगे, नहीं है तो नहीं कर देंगे। हाँ लेकिन कार्यात्मक नहीं है यानी कि क्रियाशील नहीं है तो इस वाले ऑप्शन पर टिक कर देंगे, यानी कि जो भी आपकी विद्यालय की स्थिति है उसके अकॉर्डिंग आप ऑप्शन लेंगे। इसके बाद देखिए स्कूल में सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन उपलब्ध है, यानी कि बालिकाओं के लिए जो सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन होती हैं अगर आपके विद्यालय में लगी हुई है तो हाँ करेंगे, नहीं तो नहीं कर देंगे। और देखिए हाँ लेकिन कार्यात्मक नहीं है तो ये वाला ऑप्शन ले लेंगे। और देखिए क्लास टीचर के पास कोई पेड उपलब्ध नहीं है तो ये वाला ऑप्शन भी यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद देखिए क्या भोजन से पहले बाद में हाथ धोने के लिए साबुन से हाथ धोने की सुविधा उपलब्ध है, यानी कि जब भोजन करवाया जाता है MDM के तहत, मिड डे मील के तहत, तो वहाँ पर हाथ धोने की जो व्यवस्था है वो है तो हाँ करेंगे, नहीं है तो नहीं पर क्लिक कर देंगे। और अगर आप हाँ करते हैं तो वॉश पॉइंट की संख्या कितनी है, यानी कि कितने पॉइंट आपने हाथ धोने के लिए बना रखे हैं तो वो संख्या यहाँ पर फिल कर देंगे।
इसके बाद देखिए पेयजल का मुख्य स्रोत आपके विद्यालय में क्या है। तो देखिए यहाँ पर उपलब्धता, एक हाँ के लिए आपको 1 पर टिक करना है, दो नहीं के लिए 2 पर टिक करना है हो, और देखिए यहाँ पर हाँ लेकिन कार्यात्मक नहीं है तो ये वाला ऑप्शन आपको मिल जाता है। अब देखिए आपके विद्यालय में पेयजल का मुख्य स्रोत क्या है वो देखिए, हैंडपम्प बोरवेल है तो हाँ कर देंगे, नहीं है तो नहीं कर देंगे। संरक्षित कुआं यानी कि कुएँ से दिया जा रहा है पानी तो हाँ कर देंगे, नहीं है तो नहीं पर टिक कर देंगे। असुरक्षित कुआं है यानी कि कोई टाका वगैरह आपने बना रखा है तो उसके अकॉर्डिंग आप देख लेंगे। नल का पानी दिया जा रहा है तो हाँ करेंगे, नहीं दिया जा रहा है तो नहीं पर टिक कर देंगे। पैकेज यानी कि बोतल बंद पानी वगैरह की व्यवस्था है तो वो यहाँ पर कर देंगे। तो जो भी स्थिति है उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन ले लेंगे। इसके बाद देखिए अगर मान लीजिए सब में आप नहीं करते तो अन्य का ऑप्शन भी आपको मिल जाता है, जिसको आप यहाँ पर मैनुअली लिख देंगे और हाँ ना पर जो भी यहाँ पर कर देंगे। इसके बाद देखिए क्या नल के पानी के लिए ओवरहेड टैंक सिंप की सुविधा उपलब्ध हैं, अगर हैं तो हाँ करेंगे, नहीं तो नहीं पर टिक आपको कर देना है। इसके बाद देखिए क्या स्कूल में जल शुद्धिकरण यंत्र यानी कि वाटर प्यूरीफायर यानी कि आरओ उपलब्ध है, आरओ वगैरह लगा हुआ है तो हाँ करेंगे, नहीं है तो नहीं कर देंगे। और लगा हुआ है लेकिन क्रियाशील नहीं है तो ये वाला ऑप्शन भी आपको मिल जाता है। क्योंकि काफ़ी विद्यालयों में जो वाटर प्यूरीफायर आरओ वगैरह लगे हुए हैं ख़राब पड़े हैं तो हो सकता है लगे हों, लेकिन तो ख़राब है तो ये वाला ऑप्शन आप ले लेंगे। क्या पेयजल की गुणवत्ता की जांच जल परीक्षण प्रयोगशाला से की जाती है, यानी कि आपके विद्यालय में जो जल है उसका परीक्षण प्रयोगशाला के द्वारा कर लिया गया है और आपके पास उसका लेटर वगैरह भी आ चुका है तो आप यहाँ पर हाँ करेंगे, नहीं तो आपको नहीं पर टिक रहने देना है। क्या स्कूल में वर्षा जल संचयन यानी कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था है तो आपको हाँ करना है, नहीं है तो नहीं करेंगे, और हाँ लेकिन कार्यात्मक नहीं है तो ये वाला ऑप्शन ले लेंगे। इसके बाद देखिए क्या स्कूल में पुस्तकालय की सुविधा यानी कि बुक बैंक रीडिंग कॉर्नर हैं, तो देखिए पुस्तकालय हाँ है तो हाँ पर टिक करेंगे। पुस्तकों की संपूर्ण संख्या कितनी वो फिल कर देंगे। बुक बैंक है हाँ तो यहाँ पर संख्या फिल कर देंगे, नहीं है तो ये ऑप्शन ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। पढ़ने का कोना अगर आपने विद्यालय में बना रखा है तो हाँ करेंगे, और कितनी पुस्तकों की व्यवस्था उसमें कर रखी है तो वो आप यहाँ पर फिल कर देंगे। अब मान लीजिए पिछले सत्र का डाटा आपका भरा हुआ है, इस सत्र में आपके कुछ चेंजेज वगैरह हो चुका है तो आप इसको चेंज ज़रूर कर लें। देखिए हो सकता है मान लीजिए आपके यहाँ पर पुस्तकालय वगैरह अब हट चुका है, कुछ दिक्कत आ गई है, तो कुछ भी जो भी स्थिति है उसके अकॉर्डिंग आप देख लेंगे। इसके बाद देखिए क्या स्कूल में पूर्णकालीन पुस्तकालय अध्यक्ष हैं, यानी कि आपके विद्यालय में पूर्णकालिक पुस्तकालय अध्यक्ष यानी कि लाइब्रेरियन की पोस्ट हैं तो हाँ करेंगे, नहीं है तो नहीं कर देंगे। क्या स्कूल समाचार पत्रों पत्रिकाओं की सदस्यता लेता है, यानी कि आपके विद्यालयों में समाचार पत्र पत्रिकाएँ आती हैं यानी कि आपने मंगवाते हैं, सदस्यता ले रखी है तो हाँ करेंगे, नहीं है तो नहीं का ऑप्शन ले लेंगे। अब देखिए बच्चों के द्वारा कितनी बार लाइब्रेरी की किताबें उधार ली गई पढ़ी गई, यानी कि कितनी बार, यानी कि मान लीजिए एक बच्चे के द्वारा 5 बार 10 बार ली गई हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप संख्या फिल कर देंगे, यानी कि बच्चों के द्वारा कितनी बार लाइब्रेरी की किताबें ली गई पढ़ी गई वो संख्या यहाँ पर फिल कर देंगे। अब देखिए विद्यालय का अनुमानित भूमि क्षेत्रफल वो आप फिल कर देंगे, पहले ही यहाँ पर फिल हो रखा है, देख लेंगे। चेंजेज वगैरह हुआ है तो वो यहाँ पर फिल कर देंगे। इकाई आप स्क्वायर फीट में ले लेंगे या यहाँ पर स्क्वायर मीटर का भी ऑप्शन मिलता है, स्क्वायर यार्ड का भी ऑप्शन मिलता है, तो जो भी आप फिल करेंगे उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर ऑप्शन भी ले सकते हैं। अब देखिए क्या स्कूल सुविधाओं के लिए विस्तार के लिए भूमि उपलब्ध है, यानी कि अब मान लीजिए भविष्य में आपको विद्यालय का विस्तार करना है तो अगर भूमि उपलब्ध है तो हाँ कर देंगे, नहीं है तो नहीं पर क्लिक कर देंगे। यदि आप हाँ करते हैं तो क्षैतिज हैं या ऊर्ध्वाकार हैं या दोनों, यानी कि हॉरिजॉन्टल हैं यानी कि वर्टिकल हैं, बोथ हैं, तो कैसे भी आप उल्टा सुल्टा लंबा चौड़ा कैसे भी करना चाहें तो उस वाले ऑप्शन पर आप टिक कर देंगे। जैसे कि मान लीजिए हॉरिजॉन्टली आप रहने देते हैं, कोई भी ऑप्शन हो सकता है आपका। इसके बाद देखिए आवश्यक अतिरिक्त कक्षाओं और अन्य कमरों की संख्या, यानी कि आपको कितने कमरों की आवश्यकता है, कितने अतिरिक्त कक्ष चाहिए, आपके विद्यालय की स्थिति के अकॉर्डिंग आप डिमांड कर लेंगे यहाँ पर। इसके बाद देखिए क्या स्कूल में खेल मैदान की सुविधा उपलब्ध है, हाँ नहीं है तो नहीं पर टिक कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर खेल जोड़े, यानी कि अगर आप हाँ करते हैं तो खेल आपको जोड़ने, यानी कि खेल मैदान में कौन कौन से खेलों की आपकी सुविधाएँ हैं। अब देखिए खेल मैदान सुविधा, खेल सामग्री उपकरण, कोच उपलब्ध हैं, इकाई, खेल मैदान का क्षेत्रफल वगैरह आपको यहाँ पर मिल जाता है। अब देखिए यदि दो नहीं तो क्या विद्यालय में बच्चों के लिए खेल मैदान, नगरपालिका पार्क आदि से सटे हुए बाहरी खेलों तथा अन्य सारी गतिविधियों के लिए पर्याप्त व्यवस्था है। अब देखिए ये तब आपको मिलेगा जब आप यहाँ पर नहीं का ऑप्शन लेते हैं। देखिए जैसे नहीं का ऑप्शन आपने लिया तो ये डिटेल्स ऑटोमेटिक मैंने कहा था आपको बंद हो जाएगी। अब आप हाँ करते हैं तो आपको यहाँ पर खेल जोड़ना है और डिटेल्स वगैरह फिल करनी है। अब देखिए मान लीजिए आप नहीं लेते हैं तो ये ऑटोमेटिक ऑप्शन आपको यहाँ पर बंद मिल गया है। अब देखिए आपने हाँ किया है, जैसे कि मान लीजिए आपने हाँ किया है, खेल जोड़ना है तो खेल जोड़े पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए खेल कौन सा है, खेल पर क्लिक कर देंगे।
देखिए यहाँ पर खेल की लिस्ट ओपन हो जाएगी। खेल के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर मैदान यस नो मिलेगा। खेल उपकरण सामग्री पर टिक करना है, यस नो पर। कोच उपलब्ध हैं, हाँ या ना पर टिक करना है। इकाई पर क्लिक करेंगे, स्क्वायर मीटर फीट यार्ड में। और क्षेत्रफल यहाँ पर खेल मैदान का क्षेत्रफल, जो यहाँ पर खेल लेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको खेल मैदान का क्षेत्रफल फिल करना है। तो ये सारी चीज़ें फिल करके आप यहाँ पर कर देंगे। मान लीजिए आपको इसको हटाना है तो मैं अभी इसको हटा देता हूँ फिलहाल। अब देखिए इस प्रकार ये डिटेल हो जाएगी, सारे खेल आप जोड़ लेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या पिछले शैक्षणिक वर्ष में छात्रों की स्वास्थ्य जांच हुई है, हाँ अगर हुई है तो आप हाँ पर टिक करना है, तो ये ऑप्शन ऑटोमेटिक आपका वन मिल जाएगा। नहीं की है तो नहीं पर आपके टिक करेंगे तो ये बंद हो जाएगा। अगर आप हाँ करते हैं तो देखिए पिछले सत्र के दौरान स्कूल में आयोजित स्वास्थ्य जाँच की संपूर्ण संख्या, कितनी बार जाँच हुआ है, तो वो यहाँ पर फिल कर देंगे। अब देखिए किए गए स्वास्थ्य जाँच के मापदंड, ऊंचाई, हाँ, वजन, आंखें, दंत, गला, तो अगर सब किया गया तो हाँ हाँ आप कर देंगे। नहीं किया गया किसी में भी तो नहीं आप टिक कर देंगे। अब देखिए बच्चों को दी गई कृमिनाशक गोली एक पूर्ण, देखिए 2 खुराक दी गई है यानी कि पूरा 2 खुराक मिल गई है तो ये वाला ऑप्शन है। 1 खुराक मिली है तो आंशिक रूप से कर देंगे। नहीं दिया गया तो ये वाला ऑप्शन आप ले लेंगे। इसके बाद देखिए WCD के दिशा निर्देश अनुसार बच्चों को दी गई आयरन फोलिक एसिड की गोलियाँ, यानी कि पिंक जो गोलियाँ दी जाती है, पिंक ब्लू आयरन एंड फोलिक एसिड की, तो वो अगर दी जाती है तो हाँ करेंगे, नहीं दी जाती है तो नहीं पर टिक कर देंगे। इसके बाद देखिए क्या स्कूल वार्षिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड रखता है, यानी कि आप बच्चों का वार्षिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड भी रखते हैं, यानी कि जैसा कि सभी विद्यालयों में भी रखा जाता है तो हाँ करेंगे, नहीं रखा जाता है तो नहीं पर टिक कर देंगे। क्या स्कूल में थर्मल स्कैनर उपलब्ध हैं, अगर हैं तो हाँ करेंगे, नहीं तो नहीं पर क्लिक कर देंगे। प्राथमिक उपचार की सुविधा उपलब्ध है तो हाँ करेंगे, नहीं है तो नहीं पर क्लिक कर देंगे। जीवन रक्षक आवश्यक दवाएँ उपलब्ध है तो हाँ करेंगे, नहीं है तो नहीं पर टिक कर देंगे। क्या विकलांग बच्चों के लिए स्कूल की इमारत तक पहुँचने के लिए रैंप मौजूद हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या रैंप के लिए हाथ की रेलिंग उपलब्ध है, यानी कि रैंप तो बना हुआ है उसमें हाथ की रेलिंग भी उपलब्ध है तो हाँ करेंगे, नहीं है तो नहीं पर टिक कर देंगे। और रैंप भी नहीं है तो आप सीधा नहीं पर टिक कर देंगे तो ये ऑटोमेटिक ऑप्शन बंद हो जाएगा। लेकिन अगर आप हाँ करते हैं और हाथ की रेलिंग है तो उसकी स्थिति भी आपको यहाँ पर फिल करनी होगी। इसके बाद देखिए क्या स्कूल में विशेष शिक्षक हैं समर्पित, यानी कि पूरा कंप्लीट शिक्षक है, विशेष शिक्षक है तो वो फिल कर देंगे। क्लस्टर स्तर पर है तो इस पर टिक कर देंगे। और क्लस्टर स्तर पर और या विद्यालय लेवल पर दोनों पर नहीं है तो नहीं का ऑप्शन आप ले लेंगे। यानी कि जो विशेष शिक्षक होते हैं CWSN बच्चों के लिए, तो या तो आपके विद्यालय में पोस्टिंग होगी तो समर्पित का ऑप्शन आपको लेना है। और अगर आपके विद्यालय में पोस्टिंग नहीं है लेकिन POCRC लेवल पर हैं तो क्लस्टर स्तर पर आपको टिक कर देना है। और मान लीजिए अगर आपके PO में भी नहीं है, यानी कि आपके POCRC स्तर पर भी नहीं है और समर्पित यानी कि आपके विद्यालय में भी नहीं है तो नहीं का ऑप्शन आपको ले लेना है। क्या स्कूल में किचन गार्डन उपलब्ध हैं तो हाँ करेंगे, नहीं है तो नहीं पर टिक कर देंगे। किचन शेड उपलब्ध है, किचन गार्डन है, किचन शेड भी उपलब्ध है तो हाँ करेंगे, नहीं है तो नहीं पर टिक कर देंगे। अब देखिए अपशिष्ट, क्या स्कूल में अपशिष्ट एकत्रित करने हैं तो कूड़ेदान सभी विद्यालय में होते हैं तो देखिए प्रत्येक कक्षा के लिए अगर सभी कक्षाओं में आपने कूड़ेदान रख रखे हैं तो हाँ सभी के लिए हैं। नहीं रख रखे हैं तो नहीं का ऑप्शन आ जाएगा। हाँ लेकिन कुछ में रख रखे हैं, कुछ में नहीं रख रखे हैं तो ये वाला ऑप्शन आप ले लेंगे। शौचालय की बात करें तो देखिए शौचालय में भी आपने कूड़ेदान वगैरह रख रखे हैं, हाँ सभी में रख रखे हैं, नहीं हाँ कुछ शौचालय में रख रखे हैं तो वह स्थिति आप देख लेंगे। रसोई की बात करें हैं तो हाँ करेंगे, नहीं है तो नहीं पर टिक कर देंगे। यानी कि मिड डे मील चलता है तो आपको हाँ करना ही है। अब देखिए क्या स्कूल में विद्यार्थियों के लिए फर्नीचर, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए सभी विद्यालयों के लिए फर्नीचर है तो हाँ करेंगे। आंशिक रूप से उपलब्ध यानी कि कुछ बच्चों के लिए है कुछ के लिए नहीं है तो ये वाला ऑप्शन ले लेंगे। और कोई फर्नीचर उपलब्ध नहीं है तो ये वाला ऑप्शन ले लेंगे। लेकिन अगर आप मान लीजिए हाँ यानी कि 1 और 2 ऑप्शन लेते हैं, यानी कि हाँ सभी के लिए आंशिक रूप से उपलब्ध वाला, तो आपको यहाँ पर विद्यार्थियों की संख्या जिनके लिए फर्नीचर की व्यवस्था है तो ये वाला ऑप्शन फिल करना है। नहीं का ऑप्शन लेते हैं तो ये ऑप्शन ऑटोमेटिक आपका बंद हो जाएगा, तो इसके अकॉर्डिंग आप फिल कर लेंगे। इसके बाद आपको जमा करें अगला वाला ऑप्शन मिल जाता है तो आपको यहाँ से सेव कर देना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट में आप आते हैं तो देखिए 2.20 से 2.23 स्कूलों में भौतिक सुविधाएं उपकरण, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए क्या बोर्डिंग छात्रावास आवासीय सुविधाएं निम्नलिखित चरण इस तरह के लिए उपलब्ध हैं। अब देखिए यहाँ पर प्राथमिक उच्च प्राथमिक आपका विद्यालय है या आपका उच्च माध्यमिक है तो सारी स्थिति आपको यहाँ पर मिल जाएगी। अब देखिए बोर्डिंग छात्रावास आवासीय सुविधाएं उपलब्ध हैं। मान लीजिए आपके विद्यालय में बोर्डिंग छात्रावास आवासीय सुविधाएं चलती है तो हाँ पर क्लिक करेंगे, नहीं चलती है तो नहीं पर क्लिक करेंगे। और अगर आप हाँ पर क्लिक करते हैं तो सीटें कितनी है, देखिए उपलब्ध सीटों की संख्या लड़कों के लिए
लिए, लड़कियों के लिए, वो आपको यहाँ पर फिल कर देंगे। तो जो भी स्थिति उसके अकॉर्डिंग आप फिल कर देंगे। इसके बाद देखिए क्या स्कूल में निम्नलिखित उपकरण हैं। अब देखिए उपकरणों की बात कर लेते हैं। जैसे कि देखिए ऑडियो विजुअल सार्वजनिक पता प्रणाली। अब देखिए उपलब्धता, हाँ के लिए आपको 1 पर टिक करना है, नहीं के लिए 2 पर टिक करना है, हाँ लेकिन क्रियात्मक नहीं है तो इस पर टिक करना है। तो देखिए ऑडियो विजुअल सार्वजनिक पता प्रणाली है तो इस पर देख लेंगे। विज्ञान किट हैं, गणित किट हैं, बायोमेट्रिक उपकरण वगैरह हैं। तो जो भी स्थिति है हाँ ना पर आपको जवाब देना है। अब यहाँ पर कुछ जानकारी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि देखिए सामान्य वस्तुओं, रसायन, कांच से बने पदार्थ, माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रोनोस्कोप, देखिए मल्टीमीटर, रेजिस्टेंस बॉक्स, मिट्टी के तेल बर्नर, बिजली चंबक युक्त किट, देखिए ऑप्टिक्स किट, स्प्रिंग बैलेंस आदि उपलब्धता। और देखिए क्यूब से विभिन्न आकृतियों के कटआउटियों, अभिनव जियो बोर्ड, अबेकस, त्रिकोणमितीय सर्कल बोर्ड, पाइथागोरस, प्रीमियर, स्क्वायर, बीजीए टाइल्स आदि की उपलब्धता। तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर देखेंगे गणित किट, विज्ञान किट में, तो वो आपको देख लेना है। इसके अनुसार ही आपको यहाँ पर एस करना है और आपको यहाँ पर फिल करके जो है सेव करके और आगे बढ़ना है। इसके बाद देखिए यहाँ पर अंतिम जो पार्ट आता है वो आता है आपका 2.24 से 2.28 बाख कंप्यूटर और डिजिटल पर। अब देखिए यहाँ पर कंप्यूटर और या डिजिटल उपकरण की स्थिति आपके विद्यालय की स्थिति के अकॉर्डिंग आपको फिल करनी है। जिसमें देखिए डेस्कटॉप पीसी हैं तो देखिए उपलब्ध इकाइयों की कुल संख्या, कार्यात्मक इकाइयों की संख्या कुल में से, यानी कि क्रियाशील जो भी हैं वो यहाँ पर फिल करनी होंगी। यानी कि मान लीजिए डेस्कटॉप पीसी आपके मान लीजिए 2 हैं, उनमें से 1 सही है तो 1 यहाँ पर फिल कर देंगे। तो जो भी संख्या वो फिल कर देंगे, 0 है तो 0 आपको रहने देना है। लैपटॉप, नोटबुक जो भी हैं, टैबलेट हैं, इंटीग्रेटेड टीचिंग लर्निंग डिवाइसेस वाले पीसी हैं, सामग्री प्रबंधन प्रणाली समाधान, सीएमएस लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के साथ डिजिटल बोर्ड, ये यहाँ पर अधिकतर उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए हैं। पीएस यूपीएस विद्यालय में अगर ये डिटेल्स नहीं है तो आप 0 रहने देंगे। पर्यवेक्षक यानी कि प्रोजेक्टर वगैरह हैं, प्रिंटर हैं, स्कैनर हैं, सर्वर हैं, वेब कैमरा, स्मार्ट टीवी, डिजिटल बोर्ड, स्मार्ट बोर्ड, वर्चुअल क्लासरूम, स्मार्ट टीवी के साथ शिक्षण के लिए उपयोग किए जाने वाले स्मार्ट क्लासरूम, देखिए पढ़ाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला मोबाइल फ़ोन, क्योंकि मोबाइल फ़ोन वगैरह यूज किया जाता है पढ़ाने में, तो वो यहाँ पर ज़रूर आप फिल कर सकते हैं। देखिए जनरेटर, इन्वर्टर, पावर बैकअप या बिग यूपीएस यानी कि 1 kVA से ऊपर है तो वो संख्या आप यहाँ पर फिल कर देंगे। क्रियाशील वगैरह की स्थिति देख लेंगे। इसके बाद देखिए क्या स्कूल में कंप्यूटर आईसीटी लैब उपलब्ध हैं तो हाँ करेंगे, नहीं है तो नहीं पर टिक कर देंगे। अगर आप हाँ करते हैं तो नीचे के ऑप्शन आपको फिल करने, नहीं है तो नहीं पर टिक करेंगे तो ऑटोमेटिक बंद हो जाएंगे। अगर आप हाँ करते हैं तो देखिए उपलब्ध कंप्यूटर आईसीटी लैब की संख्या, सभी कंप्यूटर आईसीटी लैब में कुल डेस्कटॉप लैपटॉप की संख्या, क्या कंप्यूटर आईसीटी प्रयोगशाला के लिए अलग कमरा उपलब्ध है, हाँ ना में आपको जवाब देना है। केवल सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल के लिए यदि 2.25 का उत्तर एक हाँ है, जैसे कि 2.25 हमने फिल किया, हाँ किया, तो यहाँ पर आपको उनके लिए फिल करना है। जिसमें देखिए क्या स्कूल में आईसीटी लैब उपलब्ध हैं, हाँ आप देखिए यहाँ पर आईसीटी लैब अगर आप हाँ करते हैं तो देखिए कार्यान्वयन का वर्ष क्या है, आईसीटी लैब पर काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, स्कूल में कौन सा मॉड्यूल लागू किया गया है, यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है। देखिए बूट मॉडल हैं या बू मॉडल है या अदर हैं, वो सेलेक्ट कर लेंगे। तो इस प्रकार आप यहाँ पर मॉडल जो भी हैं वो सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद देखिए क्या स्कूल में इंटरनेट की सुविधा, अब इंटरनेट देखिए अगर हाँ करते हैं या नहीं करते हैं तो इसके अकॉर्डिंग आपको ऑप्शन लेना होगा। अगर आप हाँ करते हैं तो देखिए स्कूल में उपलब्ध इंटरनेट सुविधा की प्रकार, आप किस में इंटरनेट चलता है आपका, जैसे कि देखिए ब्रॉडकास्ट, लैंडलाइन है या यूएसबी, देखिए टेलीफोन है, मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट है, एनी अदर टाइप का ऑप्शन है या बी सेट है। तो जो भी आपकी विद्यालय की स्थिति के उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन ले लेंगे। इसके बाद देखिए क्या इंटरनेट सुविधा तक पहुंच का उपयोग शैक्षणिक उद्देश्य के लिए किया जाता है, यानी कि जो इंटरनेट का ऑप्शन आपने लिया है वो बच्चों के शैक्षणिक उद्देश्य के लिए आप यूज कर रहे हैं तो आपको हाँ करना है। इसके बाद देखिए क्या स्कूल में निम्नलिखित सुविधाएं उपलब्ध हैं, तो देखिए यहाँ पर क्या स्कूल के लिए आईसीटी आधारित उपकरणों का उपयोग किया जा रहा है, हाँ नहीं में आपको उपयोग करना है। देखिए स्कूल में ई सामग्री, डिजिटल सामग्री संसाधनों तक पहुँच है, हाँ या ना में जवाब देना है। CWSN के लिए साहित्य तकनीकी आधारित समाधान आपका है तो वो यहाँ पर हाँ ना में आपको जवाब देना है। DTH TV चैनलों तक पहुँच हैं। इसके बाद देखिए क्या स्कूल में डिजिटल लाइब्रेरी हैं, देखिए यदि आप हाँ करते हैं तो देखिए उपलब्ध ई पुस्तकों, ई सामग्री की संख्या आपको यहाँ पर फिल करनी है और नहीं है तो नहीं पर आपको टिक कर देना है। इसके बाद आपको जमा कर देना है क्योंकि लास्ट डीसे पे इसको जमा कर देंगे। इसके बाद आपको डैशबोर्ड पे जाना है तो डैशबोर्ड पर वापस जाए पर क्लिक करेंगे।
तो देखिए जो भी आपने फिल किया है तो आपको यहाँ पर पीछे ही देखिए पूरा किया, जिसको पूरा नहीं किया, पूरा नहीं हुआ, वो यहाँ पर नज़र आ जाएगा। और जैसे आप पूरा कर लेंगे, मान लीजिए आपके स्कूल लेवल पर आपने पूरा किया है तो स्कूल लेवल पर कब किया वो दिनांक भी आपको नज़र आ जाएगी। तो इस प्रकार सारे डिशअप आपको कंप्लीट कर लेने हैं तो आपको यहाँ पर पूरा किया हुआ नज़र आ जाएगा और यहाँ पर आपको जो है आपका यूजर जो भी डिटेल्स है और तारीख वगैरह नज़र आ जाएगी। इसके बाद देखिए साथियों, एक और इम्पोर्टेंट जानकारी मैं अभी ही इसी वीडियो में आपको दे देता हूं। जब आप इसको पूरा फिल कर लेंगे तब आपको यहां पर नीचे एक 12वां पॉइंट मिलेगा, असंगति विवरण, यानी कि ये न्यू है, यानी कि इनकॉन्सिस्टेंसी डिटेल्स आपको यहां पर फिल करनी होती है। अब ये कब फिल करनी होती हैं, जैसे कि मान लीजिए आपने यहाँ पर पूरे कोई भी डिटेल्स फिल किए हैं, जैसे कि मान लीजिए मैं इस पर टिक करूँगा तो ये यहाँ पर बता देगा देखिए नो इनकॉन्सिस्टेंसी अवेलेबल, यानी कि अभी आपके यहाँ पर कोई भी असंगति नहीं है। असंगति का मतलब ये है कि जो पिछले साल आपने फिल किया था और इस साल आप फिल कर रहे हो और उनमें कोई भी यहाँ पर अंतर नज़र आता है, तब आपको वो डिटेल यहाँ पर असंगति विवरण यानी कि इनकॉन्सिस्टेंसी डिटेल्स में नज़र आएगी। उसको आपको सही करना होगा, यानी कि वो आपको बता देता है, आप उसको चेक कर लेंगे तो यहाँ पर असंगति विवरण में आपको नज़र आ जाएगा। इसका अलग से पूरा वीडियो मैंने पहले भी बना रखा है और जब ये ऑप्शन चालू होगा, यानी कि जब भी ये डिटेल्स यानी कि जब भी ये ऑप्शन आपके अवेलेबल होता है तब मैं आपका अलग से इसको पूरी जानकारी वीडियो बनाकर दे दूँगा कि उसमें क्या किस प्रकार आपको इनकॉन्सिस्टेंट डिटेल्स फिल करनी होती हैं। और जब ये सारा डिटेल आप फिल कर लेंगे तो आपको इसको सर्टिफाइड भी करना होगा। वो कब होगा, जब भी होगा मैं उसकी भी आपको जानकारी अलग से नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा। अभी वो यहाँ पर एक्टिव नहीं है। तो ये थी यहाँ पर यूडाइस प्लस जो स्कूल प्रोफाइल एंड फैसिलिटी मॉड्यूल 26-27 आपको फिल करना है, किस प्रकार करना है, इसकी पूरी ऑनलाइन प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप, यानी कि एक एक जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में देने का प्रयास किया। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी, जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूँ। धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।